हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने अपनी सीरीज शुरू की थी, हमने लगभग 9 लेक्चर्स इसके कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इसका 10th लेक्चर, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं लाइब्रेरीज के बारे में। और आज से हम लाइब्रेरीज अपनी शुरू कर रहे हैं। आज नमपाई, फिर पांडा, सीबॉन, मैटप्लॉट, स्काई किटलन, इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट जो भी जरूरी लाइब्रेरीज होंगी, हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे। सो आज का हमारा जो मोटिव है, जो हमारा एजेंडा है, वो है कि नमपाई लाइब्रेरी को अच्छे से पढ़ लेना, सो दैट कि हम आगे जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह जो भी कुछ करने वाले हैं ऑपरेशंस, या फिर हम अपनी मशीन लर्निंग को पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम क्या क्या चीजें हमारी नमपाई से रिलेटेड होती हैं, हम वो सारी चीजें सीखने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के लेक्चर में हमारे पास कुछ ऐसा, मतलब मैं कुछ लिख कर नहीं लाया इंट्रोडक्शन में कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज का जो कंसेप्ट है वो वन शॉट ही होने वाला है। तो डिफरेंट डिफरेंट जितने भी हम टॉपिक्स आज करेंगे वो सारे वन शॉट में ही करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो नमपाई है, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले, ये जो नमपाई लिखा है, इसमें जो नम है ना, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है ना, नम को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल और पी वाई को हम बोलते हैं पाइथन। तो ऐसी पाइथन जो न्यूमेरिकल वैल्यूज को हैंडल करे, उनकी कैलकुलेशंस को बताए, उनमें क्या क्या ऑपरेशंस हम कर सकते हैं वो हमें बताए, हम इस पूरे फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? नमपाई। और एक्चुअल में नमपाई है क्या? सबसे पहले हम ये बात देखते हैं कि नमपाई एक तरीके की लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी का मतलब क्या है? लाइब्रेरी बोल सकते हैं इसको, इसको हम पैकेज बोल सकते हैं कि एक तरीके का पैकेज है, या फिर हम इसको डॉक्यू मॉड्यूल भी बोल सकते हैं। मॉड्यूल भी कहना गलत नहीं होगा, है ना? तो ये सारी चीजें हमने डिफरेंट डिफरेंट नाम से यहाँ पे बता दी कि लंपाई है, मैक पैकेज है, लाइब्रेरी है, मॉड्यूल है। एग्जैक्टली ये है क्या? इसके अंदर ना कुछ इनबिल्ट कोड पहले से लिखे गए हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। इस पूरे सिस्टम के अंदर जितना भी हम कुछ पढ़ने वाले हैं, ये सारा ना इन सभी चीजों का कोड पहले से ही किसी ने राइट करके, या जिसने भी इस लाइब्रेरी को बनाया है, उसने इस सारे कोड को राइट करके एक पैकेज के अंदर, एक तरीके का एक मॉड्यूल के अंदर, एक लाइब्रेरी के अंदर बना करके पाइथन की कम्युनिटी के लिए डेडिकेटेड डेडिकेटेडली प्रेजेंट कर रखा है। तो इसमें है क्या? इसमें हम हमारे पास इस लंबाई के अंदर ऐसे बहुत सारे फंक्शंस और ऐसी बहुत सारी क्लासेस, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस, और ये सारी चीजें हमें इनबिल्ट दे रखी हैं, फाइन। सो दैट हम इससे जितने भी लाइक पॉसिबल हमारे पास मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन है, लाइक हम अगर लीनियर अलजेब्रा करने वाले हैं, लाइक हम अगर किसी का मिन मैक्स निकालना है, मिनिमम कितना हो सकता है किसी भी एरे में से, या किसी भी चीज में से कितना मैक्सिमम, मिनिमम, या फिर कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जैसे कि मैं बात करता हूँ मीन की, है ना? मीन की, फिर हम बात करते हैं मीडियन की, ये क्या चीज होती है? या फिर हम बात करते हैं कि लाइक मोड की, हम इसकी बात करते हैं मोड क्या चीज होता है ना? हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। आई नो ये चीजें आपके लिए अभी बहुत ज्यादा नहीं होंगी, क्योंकि अगर आप कोई भी लाइक बिगिनर हो और इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो, तो आई होप आपके सामने मीन मीडियन मोड, आई थिंक आप मीन मीडियन मोड को तो जानते होंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना? उसके बाद हम बोलते हैं वेरिएंस। तो ये सारी चीजें आपके लिए नहीं होंगी, पर डोंट वरी, हम इसको एक एक करके इन सारी चीजों को पढ़ेंगे और सीखेंगे साथ साथ। फिलहाल जितना मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप बस उतना कीजिए, है ना? तो हम इस तरीके के ऑपरेशंस को करने के लिए हमें लाइब्रेरी, क्या पाइथन ने क्या दे रखा है, एक अलग से मॉड्यूल, अलग से एक लाइब्रेरी, अलग से एक पैकेज प्रोवाइड किया गया है, सो दैट हम इन सारी चीजों को विदाउट एनी हेजार्डियस कैलकुलेशन हम इन सबको लाइक सॉल्व कर सकें, और इन सब की कैलकुलेशंस को आसानी से परफॉर्म कर सकें। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि लाइक पाइथन का काम पहले से ही चल रहा था अच्छी सारी चीजों के, मतलब वो लाइक प्लस भी कर पा रही थी, है ना? वो माइनस भी कर पा रही थी, डिवाइड भी कर पा रही थी, मल्टीप्लाई भी हो रहा था उससे। तो फिर नंपाई को स्पेसिफिकली नंपाई की जरूरत क्यों पड़ी हमें, है ना? तो वो चीजें सीखने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि नंपाई एक्चुअली है क्या। अब देखो, हम बात करते हैं, हम मशीन लर्निंग पढ़ने वाले हैं, है ना? हम एआई पढ़ने वाले हैं, है ना? हम एमएल पढ़ने वाले हैं, तभी तो हम बन पाएंगे क्या, एआई इंजीनियर। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, आपने हमेशा से एक चीज सुनी है कि कंप्यूटर को एक लैंग्वेज आती है? वो लैंग्वेज कौन सी है? 0,1 की। अच्छा, अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको मशीन लर्निंग बोलते हैं, फाइन। अगर आपसे बात करूं तो कंप्यूटर हमारा मैथमेटिकल की या 0,1 की वैल्यूज को समझता है, 0,1 की बातों को समझता है।
तो मशीन लर्निंग जो इसका एक तरीके की एक टेक्नोलॉजी है, ये पूरी टेक्नोलॉजी केवल मैथमेटिक्स पर बेस्ड है, केवल मैथ्स पर बेस्ड है। इट मीन्स इसके अंदर ये आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं समझती, है ना? मशीन लर्निंग ये आपका कोई भी नहीं है, इसको नहीं पता कि ऑब्जेक्ट क्या है, इसको नहीं पता कि फंक्शन क्या है, इसको नहीं पता कि स्ट्रिंग क्या है, इसको नहीं पता कि, है ना, मतलब नेम क्या है, इसको कुछ नहीं पता। इसको ये भी नहीं पता कि क्लास क्या है। तो ये सारा काम किसमें होता है? ये सारा काम होता है आपका मैथमेटिक्स में। इट मीन्स अगर आपकी मशीन लर्निंग कुछ एक भाषा समझती है, तो वो भाषा है आपकी नंबर्स की, वो भाषा है आपकी मैथमेटिक्स की। इट मीन्स इस ये ना हर चीज को क्या करती है कि नंबर्स में चेंज करती है मशीन लर्निंग, तभी वो चीज चलती है। इट मीन्स आप अगर कुछ भी इससे बोलना चाह रहे हो, आप एक सिंपल इंग्लिश या हिंदी की कुछ भी लिख सकते हो, लेके एक लेक्चर या फिर आई एम सॉरी कुछ भी एक सेंटेंस आप इस तरीके का लिखते हो, और आपको लगता है कि मेरी पाइथन से या फिर मैं मशीन लर्निंग सीख गया। बट एक्चुअल में मशीन लर्निंग को मैथ के अलावा, नंबर्स के अलावा कुछ पता ही नहीं है ना? अच्छा, इस चीज को हम बोलते हैं वेक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? देखो, वेक्टराइजेशन, या फिर मैं अगर आप तो और भी सिंपल भाषा में बोलो, तो ये सारी चीजें जो भी हम बोलते हैं, लाइक हमने इंग्लिश का यूज किया, फाइन, हमने प्रोग्रामिंग की, हमने हमने कोड लिखा, अब इस कोड को ट्रांसलेट करके मशीन लर्निंग तक पहुंचाने का काम ही हमारा वेक्टराइजेशन होता है। अब वेक्टराइजेशन में एक्चुअली होगा क्या? आपने जितना भी यहाँ पर कोड लिखा है, जितना भी आपने इंग्लिश में यहाँ पर बातें लिखी हैं, उन सभी बातों को नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है कौन? हमारा वेक्टराइजेशन की प्रोसेस। और फिर उस वेक्टराइजेशन को कहाँ लेके जाता है? मशीन लर्निंग के। अब ये किस तरीके से किया जाता है, हम उसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। उसके बाद हमारे दिमाग में ये चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअल में जो नंपाई है हमारी, वो किस तरीके से काम कर रही है। अब देखो, हम ना मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, मैंने बोला हाय, हाय श्याम, फाइन। फिर मैंने लिखा हाय, हाय राकेश, फिर मैंने लिखा हाय, हाय रमेश। अब एक्चुअल में जो वेक्टराइजेशन होगा, वो करेगा क्या? ये आपने लिख दिए दो वर्ड्स, है ना? अब इस वर्ड को वो क्या करेगा? एक एक करके नंबर्स में चेंज करने की कोशिश करेगा। नंबर्स में किस तरीके से चेंज करेगा? देखो, इस तरीके से मैं इस हाई को लेकर के जाता हूँ, और हाई में क्या करता हूँ, हाई को मैं चेंज करता हूँ लाइक नंबर्स में। मैंने यहाँ पर चार वैल्यूज दी, इस तरीके से, फाइन। अब हाई को मैंने हाई का एक कोड वर्ड बना दिया कि लाइक अगर हाई लिखा गया है, तो मेरा कोड होगा ये। ओके। इसी तरीके से मैंने क्या किया, मैंने श्याम का भी एक कोड बना दिया कि अगर मेरे पास श्याम लिखा जाएगा, तो मेरे पास ये चार वैल्यूज है। इन चार में से मैंने क्या किया, इस श्याम को जीरो, इस तरीके से एक वैल्यू पकड़ा है। ओके। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने राकेश को भी इस तरीके से, जस्ट कोई भी वैल्यू है, इसको इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत समझिए। इसमें से फिर से चार वैल्यू है, तो मैंने कहा जीरो, जीरो, वन, इस तरीके से मैंने क्या करा, राकेश को भी एक वैल्यू पकड़ा दी। अच्छा, मैं बात करता हूँ रमेश की, है ना? इसने क्या करा, एक, दो, तीन, चार, और इसने जीरो, 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 वन, अब इसने चारों को वैल्यू पकड़ा दी। अच्छा, अब इसने क्या किया, एक एक वैल्यू को उठाया, और उस वैल्यू को कन्वर्ट करा इसने किसमें? नंबर्स में। किसमें कन्वर्ट करा? नंबर्स में। इसी पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं वेक्टराइजेशन। इसने क्या किया, एक स्ट्रिंग उठाई और स्ट्रिंग को किसमें कन्वर्ट किया? नंबर्स में। नंबर्स को तो नंबर्स में कन्वर्ट करना इलॉजिकल है, इट मीन्स वो नंबर्स तो पहले से नंबर्स है, तो उसने इस तरीके की वैल्यू उठाई। अच्छा, अब इसको एक्चुअल में मशीन लर्निंग कैसे समझेगा? आपने लिखा हाय श्याम, ओके, आपके हिसाब से ये हो गया एक सेंटेंस। बट मशीन लर्निंग के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को अगर लिखना है, तो वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम कि लाइक ये इस तरीके की एक मैट्रिक्स बनाएगा। मैट्रिक्स क्या होती है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ये एक तरीके का रेक्टेंगुलर लाइक सिंटेक्स होता है, जिसमें हम अपने डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स को डिफरेंट डिफरेंट रोज में, डिफरेंट डिफरेंट रोज और कॉलम्स की हेल्प से हम अपनी किसी भी चीज को अरेंज कर सकते हैं। अब वो किस तरीके से होती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब हाई का कोड क्या था, 1001। अब होगा क्या, ये इस तरीके से 1000, कॉमा, आफ्टर दैट श्याम का कोड इसने क्या बनाया, 0100, तो ये लिखेगा 0100। अब आपके लिए यहाँ पर लिखा था हाय श्याम, ठीक है ना? यहाँ पर हमने लिखा था हाय श्याम। अब ड्यू विद द हेल्प ऑफ वेक्टराइजेशन, मशीन ने उसको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया।
हाँ, फाइन। अच्छा, अब मुझे लिखना है हाय राकेश। अब मैं सेम इसी चीज को, हाय राकेश को मैं किस तरीके से कन्वर्ट करने वाला हूँ? मैं इसको कन्वर्ट करने वाला हूँ कुछ इसी तरीके से, लाइक 1000 कॉमा। अब राकेश के लिए मैंने क्या कोड बनाया था? 0010, तो ये होगा 0010। अच्छा, तो इस तरीके से होता क्या है कि आपकी जो भी यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू या फिर कुछ भी वैल्यू जो यहाँ लिखी होती है, मशीन उसको या फिर वेक्टराइजेशन उसको वेक्टर में कन्वर्ट करके फिर ये देती है मशीन लर्निंग को। फिर मशीन लर्निंग समझता है कि इस तरीके से कोई भी मेरे पास कोड आया है तो इसका मतलब हाई श्याम है और इसका मतलब हाई राकेश। अब होगा क्या? ये मशीन लर्निंग इसको इंग्लिश में जवाब नहीं देगी, ये फिर से इसको नंबर्स में जवाब देगी, नंबर्स में। और इसी नंबर को बाद में चेंज करके कहाँ पर भेज दिया जाएगा? आपकी स्क्रीन पे। तो या फिर हम बोल सकते हैं कि ये सारा काम कौन करता है? हमारा ये सारा काम हमारा एक तरीके का कंपाइलर करता है, या फिर ये इनबिल्ट सारी प्रोसेस है। बस मेरा मत मोटिव आपको ये समझाना है कि हम numpy इस वजह से पढ़ रहे हैं कि हमारे मशीन लर्निंग के अंदर, हमारी एआई के अंदर जितनी भी कुछ चीजें होती हैं वो सारी न्यूमेरिकल बेस पे होती हैं। लाइक आपकी मशीन लर्निंग को नहीं पता कि इंग्लिश इसको बोलते हैं, स्ट्रिंग क्या होती है, क्लास क्या होती है। उसके पास एक न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर जाता है, और उसी न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर के बेस पर वो अपने डिसीजंस को, अपनी वैल्यूज को, अपने आउटपुट को, अपनी प्रोडिक्शंस को जनरेट करते हैं। Well, आई होप दिस इज द बेसिक फंडामेंटल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्यों हम नंपाई पढ़ रहे हैं, और नंपाई किस तरीके से एक लाइब्रेरी बनती है, पैकेज बनती है। अब इसी तरीके का डिफरेंट डिफरेंट कोड्स को एक मॉड्यूल के अंदर, एक बंडल के अंदर, ठीक है ना, एक बंडल के अंदर क्या कर दिया है? कंबाइंड कंपाइल्ड कर दिया है, और उसी को नाम दिया पैकेज का। और इस पैकेज का जनरल नेम क्या है? नंपाई। इसमें हम करेंगे क्या? इसमें हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। ठीक है ना? अब इसमें ये हमारे पास इतनी थ्योरी नहीं है, बट जितनी भी है हम उसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, जितना भी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आप पेन पेपर लेकर के इसको नोट करते रहिए। फाइन। अच्छा, हम चलते हैं अपने नोटबुक की तरफ। सो इस नोटबुक को मैं प्रिपेयर करके लाया हूं, जिसके अंदर मैंने अप्रोक्स 5 to 6 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। और हर एक चैप्टर के अंदर हर एक चीज लिखी गई है, विद थ्योरी और विद लाइफ और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। सो अब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं इसमें जितनी भी चीजें आपको बताने वाला हूँ, आप उसको अच्छे से सुनेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट इसके नोट्स भी आप अच्छे से बनाते बनाते रहिए। अब हम चलते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं वाई पाइथन। पाइथन क्यों? द बेडरॉक ऑफ डेटा साइंस, डीएस मतलब डेटा साइंस, एंड मशीन लर्निंग। ये मशीन लर्निंग और डेटा साइंस का एक बेडरॉक है। अब वो किस तरीके से, इसमें सब कुछ लिख कर लाया हूं मैं। हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। और वाई नमपाई, वाई पाइथन, फाइन। तो इस तरीके से हम एक एक चीज इसमें से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू नमपाई। एग्जैक्टली नमपाई क्या है और क्या उसकी डेफिनेशन है। फिर कोर क्या, उसमें मतलब एनडी एरे का मतलब क्या है, और कैसे हम उसमें एक एरे बनाते हैं। अब जब इस चीज को आप पढ़ोगे ना, आपके सामने एक चीज आएगी कि नंपाई एरे और पाइथन लिस्ट कहीं कहीं एक जैसे दिखते हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस है हम वो भी समझेंगे। और फिर हम कैसे एनवायरनमेंट सेट करना है, और इस तरीके से चलते चलते हम 6 चैप्टरों को, और आज ही आज हम ऑल 6 चैप्टर्स को हम खत्म करने वाले हैं। ओके। अगर ड्यूरेशन इसकी ठीक रही, देन इट इज ओके। अगर ड्यूरेशन ज्यादा लंबी हो जाती है तो उसको मैं 2 पार्ट में लाइक आपके सामने पोस्ट कर दूंगा, सो दैट आपको भी इसमें इसको पढ़ने में ज्यादा इश्यूज ना हो, ज्यादा दिक्कतें ना हो। सो चलिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले नंपाई को। इंट्रोडक्शन क्या है नंपाई का? नंपाई एन एब्रिविएशन फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। जैसा कि मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल पाइथन इसकी क्या है? स्टैंड फॉर। ये एक एब्रिविएशन है किसका? न्यूमेरिकल पाइथन का। स्टैंड एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ द न्यूमेरिकल एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग इकोसिस्टम इन पाइथन। और ये क्या करता है? एक कॉर्नरस्टोन की तरह काम करता है हमारे न्यूमेरिकल और साइंटिफिक कंप्यूटिंग। साइंटिफिक कंप्यूटिंग मीन्स ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको लाइक हम हमारे लिए कैलकुलेट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन लाइक बहुत माइन्यूट माइन्यूट सी चीजें होती हैं, जैसे कि किसी भी लाइक पार्टिकल का, जैसे मैंने आपको बताया था हेल्थ केयर की बात मैंने करी थी, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बात करी थी आपकी, लाइक ऑटोमोबाइल्स की, मैंने डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस की बात करी थी। तो उनके अंदर जब हम उन पैरामीटर्स को पढ़ते हैं तो वो बहुत ज्यादा माइन्यूट पैरामीटर्स भी हो जाते हैं। लाइक अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूँ तो कहीं मॉलिक्यूल्स की बात हो रही होगी, कहीं क्रोमोसोम्स की बात हो रही होगी, कहीं किसी चीज की बात हो रही होगी।
तो वहां पर जाकर के उस कंप्यूटिंग को कर पाना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो उस केस में हमारे पास हमें क्या है, हमें एक स्पेसिफिकली एक पैकेज की नीड पड़ी जिसको हम बोलते हैं numpy, न्यूमेरिकल पाइथन। ओके। अब हम पढ़ते हैं इसकी दूसरी लाइन, इट इज ओपन सोर्स। जैसा कि पाइथन ओपन सोर्स है, numpy भी एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है दैट प्रोवाइड द फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर। अब देखो इसको पढ़ने में आई नो आपको थोड़ी बहुत बोरियत फील हो रही होगी, बट आप मुझे सुनते रहिए और मोटिवेशन को बनाए रखें, और जिस तरीके से आप अब तक फॉलो करते हुए आए हैं सेम उसको फॉलो करते रहिए। इट इज ओपन सोर्स लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड द फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर। क्योंकि हमें एक ऐसा फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और कुछ फंक्शंस को रिक्वायर्ड फॉर हाई परफॉर्मेंस मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन लार्ज डेटा सेट। जब भी हम किसी बड़े बड़े या फिर बहुत बड़े डेटा सेट को हैंडल करते हैं, तो वहां पर हमारे पास एक फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है और कुछ ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं जहां पर हमें उनका मीन निकालने में, मीडियन निकालने में, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इन सारी चीजों को लाइक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को करने के लिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता। सो दैट हम किसका यूज करते हैं, numpy का। अच्छा, इन दिस फील्ड ऑफ डेटा साइंस के फील्ड में, मशीन लर्निंग के फील्ड में, साइंटिफिक इंजीनियरिंग के फील्ड में, numpy इज नॉट merely a यूजफुल टूल। numpy केवल एक यूजफुल टूल ही नहीं, बट एक इसेंशियल फाउंडेशन है, एक बहुत तगड़ा बेस है हमारे लिए। अगर हमें मशीन लर्निंग पढ़नी है, डाटा साइंस पढ़नी है, तो हमें ये, मैं सबसे पहले मैंने numpy ही इस वजह से पकड़ी है। पहली तो ये आपको समझाने के लिए कि वेक्टराइजेशन एग्जैक्टली क्या होती है, और दूसरी चीज, हम मशीन लर्निंग का लाइक अगर हम बेस रखने वाले हैं तो हमें numpy सीखनी पड़ेगी। क्योंकि वहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि वहां पर सारी चीजें नंबर्स में चलती हैं। इट मीन्स हमें नंबर्स के साथ और numpy के साथ, न्यूमेरिकल पाइथन के साथ अच्छी तरीके से एक बॉन्डिंग बिठानी पड़ेगी, सो दैट हम जितनी भी चीजों को करने वाले हैं वो सारी चीजें हमारे सामने थोड़ी सी एक इजी वे में प्रेजेंट हो। ओके। अब हम बात करते हैं कोर स्ट्रक्चर की। कोर स्ट्रक्चर मतलब द एन डी एर एरे। फाइन। इसका मतलब है एन डायमेंशनल एरे। अब एरे क्या है, अगर मैं बात करता हूँ कि लाइक numpy एग्जैक्टली काम किस पे करता है, एरे। एरे इज अ कंटिन्यूअस, और मैं यहाँ पर होमोजीनियस बोलूंगा बिकॉज वो हेट्रोजीनियस नहीं है। इट मीन्स उसके अंदर हम सारी वैल्यूज को इंसर्ट नहीं कर सकते। लाइक मैंने पाइथन की लिस्ट में आपको दिखाया था कि वो हेट्रोजीनियस है, वहां पर हम नंबर्स को भी स्टोर करा सकते हैं, वहां पर हम स्ट्रिंग्स को भी स्टोर करा सकते हैं, वहां पर हम फ्लोट वैल्यूज को भी स्टोर करा सकते हैं। बट इन numpy, न्यूमेरिकल पाइथन, हमें एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है जिसको हम बोलते हैं एरे। और वो क्या होता है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस होमोजीनियस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स, या फिर हम कहें तो ब्लॉक ऑफ स्टोरेज, जिसमें हम अपनी किसी भी वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। फाइन। आइए इसको थोड़ा सा और अंदर की तरफ समझते हैं, थोड़ा सा डीप डाउन करते हैं इसमें, डीप डाइव करते हैं। फाइन, डीप डाइव इन numpy। अब numpy में अंदर हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे सामने दो चीजें हैं। दो चीजें कैसे, पाइथन लिस्ट। एक बात हम करते हैं पाइथन लिस्ट की, दूसरी हम बात करते हैं numpy एरे की। हम numpy पढ़ रहे हैं, सो मेनली हमारे लिए numpy एरे। numpy एरे क्या है, होमोजीनियस कंटिन्यूअस होमोजीनियस मेमोरी एलोकेशन मेमोरी एलोकेशन टू स्टोर इंफॉर्मेशन टू स्टोर इंफॉर्मेशन। इट मीन्स कि हमें क्या करता है, कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि जब भी हम अपनी numpy या फिर एरे की हम बात करते हैं, numpy एरे की बात करते हैं, तो ये हमें कुछ इस तरीके का एक डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करके देता है। फाइन, कुछ इस तरीके का। और इसमें क्या होता क्या है, इसमें हमारे पास यूं इस तरीके की कंटिन्यूअस वैल्यूज होती हैं। लाइक इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 3 है, इसका इंडेक्स 4 है, इसका इंडेक्स 5 है। तो इस तरीके से हमारे पास एक कंटिन्यूअस वैल्यूज होती हैं, सो दैट कि हम उसमें अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करा सकें। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। अब हम इसमें थोड़ा सा और एडवांस में चलते हैं। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि अब तक आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। लाइक इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्टिन्यूस। लाइक अगर मेरा इसका इंडेक्स 0 है तो इसका इंडेक्स हमारा n-1 ही होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस। अब होमोजीनियस का मतलब ये है कि एक टाइप का। होमोजीनियस स्टैंड्स फॉर वन टाइप, टाइप ऑफ वन। फाइन। होमोजीनियस होमोजीनियस का मतलब होता है, हिंदी में लिख देता हूँ, होमोजीनियस का मतलब एक तरह का। फाइन, एक तरह का।
एक तरीके की बात करते हैं, लाइक अगर मैंने इसमें बोला, और होमोजेनियस में भी स्पेसिफिकली हम बात करें तो नंबर्स की, फाइन, इन नंबर्स के अलावा हम इसमें कुछ भी स्टोर नहीं करवाएंगे। तो मैंने अगर कहा कि मैंने अपने 1 को स्टोर करवाया तो वो यहाँ पर स्टोर होगा, 2 को स्टोर करवाया तो वो यहाँ पर, 3 को स्टोर करवाया वहाँ पर, 4 को स्टोर करवाया तो यहाँ पर। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ पाइथन लिस्ट की। लिस्ट भी तो कुछ इसी तरीके से काम करती थी, जैसे कि लिस्ट 0 1 2 3, 0 1 2 3 4, इस तरीके से तो वो भी काम करती थी। बट वहां पर एक डिफरेंस था कि यहाँ पर जो चीज होमोजीनियस है, वहां पर वो क्या होती थी, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब वहां पर हम कितने तरीके की वैल्यू स्टोर करा सकते थे, नंबर ऑफ, लाइक वहां पर हम चाहे तो स्ट्रिंग्स को भी स्टोर करा सकते थे, वहां पर हम चाहे तो इंटीजर वैल्यूज को भी स्टोर करा लेते थे, और वहां पर हम चाहते हैं तो फ्लोट वैल्यूज को भी स्टोर करा लेते थे। इनके अलावा भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है जिनको हम वहां पर स्टोर करा सकते थे। बट इन केस ऑफ न्यूमेरिकल या फिर नंपाई एरे, हम केवल एक ही तरीके की जो भी नंबर्स होंगे, हम उनको कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करवाते हैं। लाइक यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 6। तो इस तरीके से हमारी नंपाई एक कंटिन्यूस और नंपाई एरे कंटिन्यूस होमोजीनियस मेमोरी लोकेशन होती है टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, और अब हम इसकी डेफिनेशन को एक एक करके पढ़ेंगे। एट द हर्ट ऑफ द नंपाई इज अ प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर। नंपाई के हर्ट में एक प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर होता है, and the that is the n डायमेंशनल एरे और एनडी एरे। राइट, एनडी एरे की फुल फॉर्म क्या है, एन डायमेंशनल एरे। अब डायमेंशनल की बात करूं तो डायमेंशनल का मतलब होता है किस एक कितने एक्सिस में हम बात कर रहे हैं, उसको भी चलिए हम समझते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पर बात करी एनडी एरे की, किसकी, एन डायमेंशनल एरे, एन डायमेंशनल एरे, फाइन। इसका मतलब ये है कि ये कितनी एक्सेस में बटा हुआ है। कहने का मतलब जब भी हम लाइक एरे की हम लिस्ट बनाते थे, राइट, लिस्ट की बात करें या फिर हम बात करते हैं एरे की, तो वो एरे होता क्या था, वो एरे हमारा 1 2 3 4 5 इस तरीके से बटा हुआ होता था। इट मीन्स ये कौन सी डायमेंशन होगी, एक डायमेंशन है जो कि होगी हमारी एक्सेस। केवल मैं एक्सेस की बात करूं तो मैं इसमें केवल एक एक एक्सेस की बात करता हूँ, लाइक एक्स एक्सेस की, मतलब ये एक ही डायमेंशन में बना हुआ है। अच्छा, मैं इसी तरीके की 2 3 एरे के एक साथ लिखने लगूं, लाइक 4 5, और कॉमा दे करके फिर से मैंने इसमें दे दिया लाइक 6 7 8 9 10, फाइन। तो ये मेरे पास कितनी होगी, 2 डायमेंशन की, मतलब इसमें कितनी होगी, रो कितनी होगी मेरे पास, रो मेरे पास हो गई इसमें 2, और कॉलम मेरे पास कितने हो गए, या कॉलम मेरे पास हो गए 2 कॉलम हो गए, एक ये कॉलम, एक ये कॉलम, फाइन। और ये इसको नीचे लगा दूंगा ना, लाइक सॉरी, कॉमन कॉलम हो गए मेरे पास 1, और एरो हो गई मेरे पास 2। इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, मैंने डायमेंशन से इंक्रीज कर दिया। अब ये मेरा 2 डायमेंशन में जाएगा, एक वाई डायमेंशन, एक एक्स डायमेंशन में जाएगा, और एक वाई डायमेंशन में जाएगा। मतलब अगर मैं इन वैल्यूज को पुट करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा 1 6, मतलब 1 कहीं यहाँ पर आएगा और 6 का भी यहाँ पर आएगा। तो मैं इनको प्लॉट करना चाहूँ तो इस तरीके से प्लॉट करूंगा। तो इस तरीके की वैल्यूज को हम बोलते हैं टू डायमेंशन, राइट। और इस तरीके की वैल्यूज को हम बोलते हैं 1 डायमेंशन। मतलब इसको हम सबको एक ही एक्सिस पे प्लॉट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ करता हूँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर मेरे पास एक्सेस कितनी होगी, 0, मतलब एक एक्सेस होगी मेरे पास। एक्सेस स्टैंड फॉर 0, मतलब ये वैल्यू मेरे पास 0 होगी। तो ये मेरे पास सारे डायमेंशन कितनी होगी, 1 डायमेंशन होगी। और इसकी बात करूँ तो ये मेरे पास कितनी डायमेंशन होगी, ये मेरे पास 2 डायमेंशन होगी। इस वजह से जो एन डी एरे होता है वो उसका मतलब होता है एन डायमेंशन। अब हम बात करते हैं दूसरी लाइन की। हिज ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट अ मल्टी डायमेंशन, मतलब एक से ज्यादा डायमेंशंस। ग्रिड लाइक टेबल, ग्रिड लाइक टेबल का मतलब ये है कि कुछ इस तरीके के टेबल को प्रेजेंट करते हैं, देखो, फाइन, कुछ इस तरीके की टेबल, इस तरीके होगी हमारे पास ग्रिड लाइक टेबल, फाइन, इस तरीके की टेबल। मतलब जो भी हम वैल्यूज यहाँ पे लिखने वाले हैं वो सारी इन टेबल्स में, ये हो गया हमारे पास कॉलम्स, ये हो गया हमारे पास कॉलम्स, और ये हो गया हमारे पास रोज। तो ये इस तरीके से हमारी सारी वैल्यूज उनमें स्टोर करा ली जाएंगी। वो किस तरीके से, लाइक मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे पास एन डायमेंशन। तो ये हमारे पास कितनी डायमेंशन है, 2। एक ये होगी मेरे पास एक्स, और ये होगी, या ये मेरे पास होगी वाई, और ये मेरे पास होगी एक्स। तो इस तरीके की एन डायमेंशनल की बात होकर उसको हम बोलते हैं ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारे कॉलम्स और रोज में हमारा डेटा डिवाइडेड हो, उसको हम बोलते हैं ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर, फाइन। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं होमोजिनिटी, फाइन। अब देखो, ग्रिड लाइक टेबल ऑफ एलिमेंट मतलब कि ऐसी एलिमेंट्स की टेबल जो कि रोज और कॉलम्स में बटे हुए हैं, दैट ऑल आर ऑफ सेम डेटा टाइप। पर एक ही डेटा टाइप का मतलब क्या है, होमोजिनिटी, होमोजीनियस नेचर की बात हो रही है। अ प्रॉपर्टी नोन एज होमोजिनिटी, और उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, होमोजिनिटी। The power and performance of the ND area derived from the set of deliberated design constraint
मतलब कि उसका और हम जिसकी बात करते हैं एनडी एरे की पावर की बात करें या परफॉर्मेंस की बात करें, तो वो हमारे उन कंडीशंस पे स्टेबल करती है जो कि हम कंडीशन उसको देते हैं। फाइन, दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम मोर फ्लेक्सिबल बट लेस परफॉर्मेंट डेटा स्ट्रक्चर लाइक पाइथन्स नेटिव लिस्ट। और इसी तरीके की कंडीशंस, जैसे कि हमारे पास, हम जब भी लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट में हमारे पास एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनिटी। हेट्रोजीनिटी का मतलब ये है कि हम उसमें कितने तरीके की वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। बट हम बात करते हैं जब नंपाई एरे की या फिर एनडी एरे की बात करते हैं, तो उस केस में हम केवल होमोजेनिटी को प्रायोरिटी देते हैं। तो इसी तरीके की कंडीशंस उसको डिफरेंट बनाती हैं पाइथन की लिस्ट से। अब ये डिफरेंट किस तरीके से होता है, वो हम अभी आकर के अगले टॉपिक में देखते हैं, जब हम पढ़ेंगे कि numpy array और पाइथन की लिस्ट में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। क्योंकि देखो दोनों का काम स्टोर कराना ही है, और दोनों ही उस पे मतलब कंटिन्यूस वैल्यूज पे स्टोर करवाते हैं। लाइक अगर मैंने लिस्ट में कुछ भी स्टोर करवाया तो वहां पर उसने इंडेक्सिंग के साथ स्टोर किया, और एनडी एरे में भी इंडेक्सिंग के साथ स्टोर किया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। इसको कान खोल करके सुनिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। केवल लिखने पर ध्यान ज्यादा मत दो। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके थोड़ा सा आगे, इसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं, उसके हम बात बात करेंगे पाइथन लिस्ट और numpy array। अच्छा, द पावर एंड परफॉर्मेंस को आपने बताया। होमोजीनियस डेटा, होमोजीनियस डेटा का मतलब सेम, पढ़ना चाहो पढ़ लो वीडियो पॉज करके। इसका सिंपल मीन यही है कि आपको डेटा एक ही तरीके का होता है। एवरी एलिमेंट विद इन अ सिंगल एनडी एरे मस्ट बी ऑफ सेम डेटा टाइप, एक ही डेटा टाइप का होना चाहिए, है ना। दिस यूनिफॉर्मिटी इज अ की इनेबलर। और ये यूनिफॉर्मिटी क्या है, इसका की इनेबलर है, मतलब यही चीज उसको ट्रिगर करती है फॉर इट्स कंप्यूटेंसी एफिशिएंसी, कि उसकी वो कितनी जल्दी जल्दी वो कंप्यूटेशंस, मतलब कि कितनी जल्दी जल्दी वो कैलकुलेशंस करता है। यही चीज उसकी उसकी होमोजेनिटी। अब देखो किस तरीके से वो आपको बताता हूँ। फिक्स साइज होता है हमारे एनडीआरए का। फाइन, वंस एनडीआरए इज क्रिएटेड, एक बार अगर आपका एनडीआरए क्रिएटेड हो गया, तो टोटल साइज कैन नॉट बी चेंज, उसका साइज चेंज नहीं किया जा सकता। और दिस प्रिंसिपल ऑफ इम्यूटेबिलिटी, और यही प्रिंसिपल हमारा इम्यूटेबिलिटी का क्या करता है, इस साइज अलाउज फॉर स्टैटिक कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। क्या कहता है, साइज यही चीज हमारी अलाउ करती है कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी टू बी एलोकेटेड फॉर एरे डेटा। और यही प्रॉपर्टी हमारी फिक्स साइज की ये अलाउ करती है कि हम सारे डेटा को कंटिन्यूअस और इमोजिनियस ब्लॉक ऑफ मेमोरी में स्टोर कराएं। रेक्टेंगुलर शेप का मतलब क्या है, कि इन मल्टी डायमेंशनल एरे द शेप मस्ट बी रेगुलर एंड रेक्टेंगुलर। अगर हम एरे की बात करते हैं तो हमारे पास शेप कैसा होना चाहिए, मस्ट बी रेक्टेंगुलर होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए। अगर हम रेक्टेंगुलर की बात करें, रेक्टेंगुलर का सिंपल मीन ये है कि हमारे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। दैट इज द द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर शेप का मतलब देखो, थोड़ा सा हम चलते हैं और इसको समझते हैं। अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर शेप की, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप का मतलब क्या है, हमारे पास दो चीज होती है, एक रॉ, एक होती है कॉलम्स। अच्छा, अगर हम बात करते हैं रोज की, तो रोज हमारे पास वो वैल्यूज होती है जो कि इस तरीके से स्टोर करवाई जाती है। फाइन, इस तरीके से स्टोर करवाई जाती है। अगर हम कॉलम्स की बात करें, तो कॉलम्स हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है जो हम इस तरीके से स्टोर करवाते हैं, मतलब कि हमारे जितने भी फीचर्स बनते हैं वो सारे हमारे कॉलम्स में स्टोर किए जाते हैं। और जितने भी हमारे पास रोज की बात होती है, वो सारी रोज हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में स्टोर करवाई जाती है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, और हम ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हमारे रोज और रेक्टेंगुलर शेप किस तरीके से बनती है। फाइन, अच्छा मैंने अगर बात करी, मैं इस तरीके से बात करता हूँ, मैंने ये बना दिया लाइक ये। फाइन, अच्छा अगर मैंने इसमें इस तरीके से एक वैल्यू बनाई, फाइन इस तरीके से मैंने ये वैल्यू बनाई इस तरीके से, या इसमें है क्या, इसमें हम बात करें कॉलम की, तो ये हमारे पास कौन सा कॉलम है, कॉलम C1, कॉलम C2 और कॉलम C3। फाइन, तो इसमें कितने कॉलम हो गए हमारे, इसमें हमारे तीन कॉलम हो गए। हम इसकी बात करें कॉलम R1 और कॉलम R2, और रो R2 और रो R3। इसमें हमने देखा है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या है, इक्वल, तो हम इसको हम बोलते हैं स्क्वायर, स्क्वायर शेप। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, तो सिंपली होगा क्या, इसमें एक और कॉलम इस तरीके से बढ़ जाएगा, और वहीं ये जो C2 है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, और C3 यहाँ, वैसे बन जाएगा C4। अब हमारे पास सेकंड केस में क्या हुआ, सेकंड केस में हमारे पास द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। फाइन, ये चीज हमारी क्या हो गई, रेक्टेंगुलर बन गई।
अच्छा, अब हम बात करते हैं numpy एरे और numpy पाइथन लिस्ट में जो भी कुछ हमने यहाँ पर देखा कि पाइथन लिस्ट में और एरे में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एक-एक डेफिनेशन लिखेंगे, थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी सी लॉन्ग है। सो आई होप आपको इस चीज में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, मतलब पढ़ने में। आई होप इन डेफिनेशंस को पढ़ने में। तो हम एक-एक करके इसको मैं आपके लिए ब्रेक डाउन करता हूँ इनको। आप आराम से इस चीज को देखते रहिए और समझते रहिए, सुनते रहिए। To appreciate why NumPy is indispensable, it's crucial to compare it with ND array और Python built-in list. हमारे पास दो चीजें हैं। एक है हमारे पास पाइथन की लिस्ट जिसमें हम हेट्रोजीनियस वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं, एंड द सेकंड वन इज द पाइथन एनडी एरे जिसमें हम केवल होमोजेनियस वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं। अब पाइथन लिस्ट इज द मार्वल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। पाइथन लिस्ट है वो हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत बड़ा एक मार्बल है। कैसे? ये क्या करता है, इट कैन स्टोर एलिमेंट ऑफ द डेटा टाइप्स, डिफरेंट डेटा टाइप्स। और ये करता क्या है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट को स्टोर कराता है, जैसे कि इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, एक ही लिस्ट में। And can dynamically grow or shrink as elements are added or removed। और ये हमारे पास डायनामिकली, इट मीन जब हमारा कोड रन भी कर रहा हो तब भी हम कुछ कमांड्स का यूज करके इसमें अपने एलिमेंट्स को ऐड करा सकते हैं और एलिमेंट्स को रिमूव करा सकते हैं। हाउएवर दिस फ्लेक्सिबिलिटी कम्स, ये फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आती है, विद सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस पेनल्टी और स्पेशली व्हेन डीलिंग विद अ लार्ज न्यूमेरिकल डेटा सेट्स। फाइन दिस फ्लेक्सिबिलिटी कम्स विद अ सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस पेनल्टी। और यही फ्लेक्सिबिलिटी हमारे लिए एक बहुत बड़ी पेनल्टी प्रूव होती है। कब? जब हम बहुत बड़े एक न्यूमेरिकल लार्ज डेटा सेट के ऊपर काम करते हैं। वो किस तरीके से, चलिए उसको समझते हैं। अब देखो, उसमें एक बहुत बड़ा एक इशू है। जैसा पहले मैं बनाता हूँ लिस्ट पाइथन की, फिर मैं बनाता हूँ एक एरे। ठीक है, सबसे पहले हमने बनाई एक पाइथन की लिस्ट। फाइन, पाइथन की लिस्ट की बात करूं तो इस तरीके की एक लिस्ट है, 1 कॉमा, इधर मैंने लिख दिया सुशांत, कॉमा 2, कॉमा 3.4, कॉमा इस तरीके से फिर मैंने लिख दिया शर्मा। फाइन, इस तरीके से मैंने ये बना दी लिस्ट और मैंने इधर बना दिया एक एरे, जहां पर मैंने क्या किया, मैंने सबकी केवल एक तनख्वाह लिखी। एक 2,000 इसकी, एक दिन की तनख्वाह है। 4,000 इसकी है, और 2,500 बात करूं तो मैं किसी और की है। 3,000 इसकी बंदे की है, और 1,000 इस बंदे की है। फाइन, इस तरीके से। अच्छा, जब मैंने बात करा बहुत बड़ा मेरे पास लार्ज न्यूमेरिकल डेटा सेट है, अब मैंने कहा कि ऐसा करो, इस वैल्यू के साथ मुझे क्या करना है, इसमें सबका 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कि लाइक मैं सबको इतना वैल्यू देने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई करने की बात आएगी, ये क्या देखेगा कि ये नंबर है, इससे हो जाएगा। ये स्ट्रिंग है, इससे कैसे मल्टीप्लाई करूं, मतलब 5 बार स्ट्रिंग लिखूं मैं। ये नंबर है, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, बट ये स्ट्रिंग है। तो इसी तरीके की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं जब हम लिस्ट पे वो सारे परफॉर्मेंस या फिर वो सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं जो कि मुझे केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज पे परफॉर्म करना है। अब मैं बात करता हूँ एरे की। ठीक है, एरे के अंदर क्या है, जैसे मैंने कहा इंटू 5, फाइन, तो हुआ क्या, तुरंत ही इसमें सब में सबकी वैल्यूज में क्या हो जाएगा, सबकी तनख्वाह जितनी भी है सब में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 4,000 तो ये 20,000 बन जाएगी। फाइन, मतलब ये 2,500 है, तो ये कुछ अप्रोक्सीमेटली जो भी कुछ वैल्यू होने वाली है वो सारा आपस में हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास जब लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट्स होता है हमारे पास न्यूमेरिकल, तो वहां पर हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। भाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक, मैं अगर बात करूं मीन की, तो मीन की आसानी होती है। मैं अगर बात करूं मीडियन की, है ना, मैं अगर बात करूं मोड की, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास जितनी भी कंडीशंस होती हैं लाइक मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, इन सभी को निकालने में हमें बहुत ज्यादा आसानी का, यू नो हमारे पास एक बहुत ज्यादा ईज हो जाती है हमें इस चीजों के ऊपर काम करने में। तो ये हमें, बट ये सारी प्रॉब्लम जितनी भी हमें हमारे पास ये सारी फंक्शनैलिटीज हैं, लाइक हम जो इस तरीके की बात करते हैं फंक्शनैलिटीज की, ये सारी फंक्शनैलिटीज हमें इसमें नहीं मिलती पाइथन की लिस्ट में। फाइन, अच्छा अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं। आई होप हमारा अभी फर्स्ट चैप्टर भी नहीं हुआ, वो भी होने वाला है बस थोड़ी देर देर में। हम 3 डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। द परफॉर्मेंस डिफरेंस अराइजेस फ्रॉम हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी। और परफॉर्मेंस डिफरेंस कहाँ से अराइज होता है कि हम डेटा को किस तरीके से अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं। ए पाइथन लिस्ट इज एसेंशियली एन एरे ऑफ पॉइंटर। पाइथन लिस्ट क्या है, हमारे पास एक एरे है किसका, पॉइंटर्स का। वेयर ईच पॉइंटर रेफर्स टू अ सेपरेट ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। और जहां पर हर एक पॉइंटर हमारे लिए एक सेपरेट मेमोरी का काम करती है हमारे लिस्ट के अंदर। ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट कंटेन नॉट ओनली इट्स डाटा बट ऑल्सो मेटा डाटा। कहने का मतलब देखो, ये इसका बहुत ही मेजर और कहा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि लाइक किसी भी इंटरव्यू में या फिर कहीं पर भी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एरे और अ पाइथन लिस्ट।
आपका सबसे बड़ा डिफरेंस आपका जो आपका आंसर होना चाहिए वो ये कि अगर मैं बात करता हूँ पाइथन लिस्ट की, तो पाइथन लिस्ट में अगर मेरा डेटा किसी तरीके से लाइक स्टोर किया जाता है, हर एक ऑब्जेक्ट को लाइक मेरे लाइक स्टोर किया जाता है किसी भी लिस्ट में, तो वहां पर दो चीजें स्टोर होती हैं। पहला डेटा एंड सेकंड विद द मेटा डेटा। अब डेटा और मेटा डेटा में क्या डिफरेंस है? डेटा हमारा वो होता है जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, और मेटा डेटा वो जो उस इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन, वो किस तरीके से, चलिए समझते हैं उसको भी। अच्छा, हमने यहाँ पर दो चीजें देखी। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर डेटा, फाइन, हमने बात करी डेटा की। और दूसरी बात हमने बात करी मेटा डेटा की। मेटा डेटा मैंने आपसे कहा, लाइक मैंने आपसे कहा 20 इज द इंफॉर्मेशन, 20 इज द इंफॉर्मेशन, और 20 हमारे लिए क्या है? डेटा। अच्छा, 20 अब मेरा किस टाइप का है? 20 मेरा इंटीजर टाइप का है। तो ये जो इंफॉर्मेशन की भी इंफॉर्मेशन है, इसको हम बोलते हैं मेटा डेटा। अब पाइथन के अंदर यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमारा पाइथन लिस्ट क्या करता है? पाइथन लिस्ट हमारा ऑब्जेक्ट के साथ साथ, ऑब्जेक्ट का डेटा डेटा के साथ साथ, ऑब्जेक्ट के डेटा के साथ साथ क्या क्या स्टोर करता है? उसका मेटा डेटा। मतलब कि वो ये डेटा के साथ ये भी बताता है कि ये डेटा किस टाइप का है। जैसे पाइथन की मैंने अगर बनाई L1 के नाम से लिस्ट, क्या लिखा, या फिर हम ऊपर वाली देख लेते हैं इस डेटा के बारे में। तो ये क्या बताएगा? डेटा है 1, किस टाइप का? इंटीजर। डेटा है स्ट्रिंग, किस टाइप, वो डेटा सुशांत, और किस टाइप का? स्ट्रिंग। फाइन। अच्छा, मैं इसकी बात करूं, डेटा है 2, किस टाइप का? इंटीजर। डेटा है 3.4, किस टाइप का? फ्लोट। डेटा है शर्मा, किस टाइप का है? आपकी फिर से स्ट्रिंग। बट अगर मैं बात करता हूँ अपनी एरे की, तो एरे में हमारे पास सिंगल टाइप का डेटा होता है ना, तो मतलब मेटा डेटा तो मेरा कैसा हो गया? सिंपली इंटीजर टाइप का। तो इस वजह से देर दिस इज अ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द पाइथन की लिस्ट और पाइथन की एनडी एरे के बारे में। कि जो पाइथन की लिस्ट है वो क्या चीज स्टोर करती है? डाटा, डाटा प्लस मेटा डेटा, डाटा प्लस मेटा डेटा। अच्छा, मैं बात करता हूँ अगर एरे की, तो एरे हमारे पास क्या स्टोर करता है? केवल डेटा, केवल डेटा। So each of these store contain only matter such as this. When iterating through a list of a performed a mathematical operation, when iterating through a list to perform mathematical operation, जब हम iterate करेंगे किसी लिस्ट में से mathematical operations को perform करने में, the Python interprets must perform a series of steps of each element. और Python को ना हर एक बार क्या करना पड़ेगा? एक series of operations perform करने पड़ेंगे उसको interpret करने के लिए, और रिट्रीव करना पड़ेगा उस पॉइंटर को फॉरवर्ड टू द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बिहाफ पर कि इसका टाइप क्या है, उसकी लाइक एप्रोप्रिएट फंक्शन क्या होना चाहिए उसके ऊपर लगाने के लिए। फाइन। सो दिस टाइप चेकिंग एंड पॉइंटर एंड डायरेक्शन क्रिएट सिग्निफिकेंट ओवरहेड इन लूप। और इसी तरीके की हमारे पास ये जो टाइप चेकिंग है कि बार बार हमारे लिस्ट को पाइथन को चेक करना पड़ रहा है कि लिस्ट का क्या टाइप है, पाइथन का लाइक पॉइंटर कहाँ डायरेक्शन कर रहा है, तो ये चीज हमें बार बार चेक करनी पड़ती है इन लिस्ट। सो इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमने एनडी का यूज किया। अब हम बात करते हैं इन स्टार कंट्रास्ट, तीसरी डेफिनेशन। इन numpy nd array stores its data in a single continuous block of memory। वो हमारी एक ही ब्लॉक ऑफ मेमोरी में उसको स्टोर करता है। ऑल एलिमेंट्स आर ऑफ सेम टाइप, हर एलिमेंट हमारा एक टाइप का होता है। सो देर इज नो नीड टू इंडिविजुअली टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब, अगर हमारे पास सारी वैल्यू एक तरीके की है, जैसे कि समझने की कोशिश करना, अगर मैं एनालॉजी के थ्रू समझाऊं आपको, तो लाइक आपको आपके पास बुक्स हैं, आपके पास क्लास 9th की एक बुक है, क्लास 8th की एक बुक है, क्लास 7th की एक बुक है, हाई स्कूल की एक बुक है, 11th की एक बुक है, 12th की एक बुक है। हर क्लास की आपके पास एक बुक है, और आपके सामने अगर 1000 बच्चे खड़े हुए हैं, फिर उनमें से आपको क्या करना है? हर बच्चे को एक एक बुक, मतलब 8th क्लास के बच्चे को 8th क्लास की बुक देनी है, 9th क्लास के बच्चे को 9th क्लास की बुक देनी है। तो आप एक एक करके जब आप देखोगे ना, तो आपके पास कितनी हो जाएगी? प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाएगी। प्रॉब्लम कैसे ज्यादा हो जाएगी? आप एक बच्चे को बुलाओगे, आप पूछोगे भाई तेरी क्लास कौन सी है, वो बोलेगा 7th। अच्छा, फिर आप देखोगे, पहला सबसे पहले आपका काम ये होगा ये चेक करना कि ये स्कूल का बच्चा है या नहीं। आपने वो चेक किया, फिर आपने पूछा कि क्लास क्या है, मतलब अपना डाटा पूछा, फिर आपने मेटा डेटा पूछा कि आप किस क्लास में पढ़ते हो। दोनों पूछने के बाद तब आपने उसको 8th क्लास की बुक दी। फिर दूसरा बच्चा आया, फिर से आपने पूछा कि भाई कौन सी क्लास में हो? 9th में हो। फिर आपने उसको 9th की बुक दी। बट अगर मैं कहूँ इसी चीज को मैं शॉर्ट कर दूं थोड़ा सा, 8th क्लास के बच्चों को एक साइड कर दूं, 9th के बच्चों को एक साइड, 10th के बच्चों को एक साइड, तो सारे बच्चे एक डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में कंटिन्यूस मेमोरी में या फिर कंटिन्यूस
वे में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, तो उसमें आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसी तरीके को हम क्या करते हैं, numpy और पाइथन लिस्ट को सेग्रीगेट कर देते हैं कि पाइथन लिस्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे वेरिएबल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सो दैट वहां पर हमें मेटा डेटा जानने की बहुत नीड पड़ती है। बट जब हम बात करते हैं numpy की, एरे की बात करते हैं, तो वहां पर हमारा सिंगल टाइप ऑफ डेटा होता है और कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है, सो दैट हमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने से पहले इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन करने की नीड नहीं पड़ती है। ऑल एलिमेंट्स आर ऑफ सेम टाइम, हर एलिमेंट आपका सेम टाइप का होता है, सो देर इज नो नीड फॉर इंडिविजुअल टाइप इन्फॉर्मेशन। आपको तो मतलब आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है कि इन्फॉर्मेशन और मेटाडेटा निकालने की। दिस कम्पैक्ट सी लाइक मेमोरी लेआउट, और इसी तरीके का, जो कि हमारा सिंपली सी लैंग्वेज में भी इस तरीके का यूज किया जाता है, और इस सीक्रेट दैट इज नो इंडिविजुअल फॉर टाइप इन्फॉर्मेशन, नमपाई स्पीड। और यही चीजें क्या करती है, नमपाई की स्पीड बढ़ा देती है। जैसे कि अगर उसी एनालॉजी को दोबारा से हम देखें, तो मैंने आपसे बोला था कि आपको बुक 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 बांटनी है हर क्लास में बंदे को, ताकि 8th क्लास को 8th की बुक देनी है, 9th क्लास को 9th की। अच्छा, अगर आपको बार बार पूछ करके बुक देनी पड़ रही है, लाइक आप कौन सी क्लास में हो, 9th में, आईडी कार्ड दिखाओ, आपने देखा हाँ ये 9th में, बुक दे दो, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई। अगर वही चीज सीक्रेटेड मिल जाए कि ये सारे 8th के बच्चे हैं, ये 9th के, ये 10th के, तो आप जाकर के तुरंत किसी को भी बुक थमा सकते हैं। मतलब आपकी क्या हुई, स्पीड बढ़ गई। उसी तरीके से नंपाई, ये जो होमोजेनिसिटी है ना, होमोजेनिटी है कि लाइक आपकी सारी वैल्यूज एक सिंगल टाइप की यहाँ पर स्टोर है, तो उसकी वजह से नंपाई की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। When an operation is performed on a NumPy array, like adding 5 to array element, NumPy bypasses the slow. NumPy slow को bypass करता है, element by element loop entirely. Instead, it delegates the operation to a single highly optimized pre-compiled C function that iterates over the continuous memory block of machine level speed. इन सब चीजों को भूल करके सिंपल आप ये समझो, जो एनालॉजी मैंने आपको बताई, उसी की वजह से हमारे पास कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन और उसकी वजह से हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। दैट इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड ऑल दिस, जितना भी आपके सामने लिखा गया है। अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट कैसे सेट करना है। अब इस नंपाई को हमने देख लिया कि नंपाई हमारे सामने है, नंपाई हमें पढ़नी है। अब इस नंपाई को यूज करने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट सेट करना पड़ेगा। गेटिंग स्टार्टेड विद नंपाई इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये बहुत ज्यादा सिंपल है। आपने सिंपली करना क्या है, सबसे पहले एनवायरनमेंट सेट करने के लिए, सबसे पहले एनवायरनमेंट सेट करने के लिए आपने इतनी ज्यादा कोई बढ़िया प्रोसेस नहीं करनी है। सेटिंग अप द एनवायरनमेंट, आपने सिंपली क्या करना है, उस नंपाई को क्या करना है, नंपाई की लाइब्रेरी को, नंपाई के पैकेज को इंस्टॉल कर लेना है। उसके लिए आप यूज करोगे पिप पिप इंस्टॉल, इंस्टॉल नंपाई, फाइन इंस्टॉल नंपाई, इंस्टॉल नंपाई। आई होप आपको, आपने ये देखा होगा। और आप जैसे इसको क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटाकर और मैं यहाँ पर रखता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पर चेक का मार्क आ गया, इट मीन्स ये मेरी जो नंपाई पैकेज है वो मेरा इंस्टॉल हो चुका है मेरी नोटबुक के अंदर। एक बार इंस्टॉल हो जाए, देन लाइब्रेरी मस्ट बी इम्पोर्टेड। आपने एक बार इसको इंस्टॉल कर लिया, तो आपको बार बार इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप सिंपली आप इसको इंपोर्ट कर लीजिए, तो इस तरीके से हो जाएगी इंपोर्ट, मतलब कि, और मैंने एनपी के नाम से क्या दे दिया उसको, एक निकनेम। ये चाहो तो मैं एन भी दे सकता हूँ, बट एनपी इसका स्टैंडर्ड है और एक तरीके का हमारा रिचुअल है, सो दैट हमें भी कंफ्यूजन नहीं होती इन केस ऑफ एनी प्रोग्राम। तो हम इसको इसी तरीके से रखते हैं। और यहाँ आते आते आपका पहला चैप्टर हो चुका है ओवर। आपने इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़ी। अब हम चलते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। अब हमने नंपाई डाउनलोड भी कर ली और नंपाई इंपोर्ट भी कर ली। अब हमें करना क्या, अब हम बनाते हैं सबसे पहले एक नंपाई का एरे। अब नंपाई का एरे बनाने के लिए आपने सिंपली करना क्या है, एक पाइथन की लिस्ट को, ये हमारे पास, मैं यहाँ से चलता हूँ और अब हम देखते हैं। अब हमारे पास एक तरीके की वैल्यू है, लाइक हमने बोला ये लिस्ट है, इस लिस्ट में वैल्यू 1, 2, 3, 4। भाई इसको मुझे सिंपली क्या करना है, इसको मुझे np मतलब numpy डॉट एरे, इस फंक्शन का यूज करना है और इसमें ये लिस्ट रख देनी है, सो दैट मेरा जो भी यहाँ पर होने वाला है वो मेरा यहाँ पर लिख जाएगा। मतलब अब ये मेरी एरे ऑफिशियली क्या बन चुकी है, ये एक numpy एरे बन चुकी है। तो np डॉट एरे, दिस इज द फंक्शन। फाइन, ये हमारा एक फॉर्मेट है जहाँ पर हम np का मतलब होता है numpy और एरे का मतलब है सिंपल वो फंक्शन जो भी हम बनाने वाले हैं, और डॉट से इनको लिंक कर देंगे सिंपली। दोबारा समझो, np डॉट एरे, और उसके अंदर वो लिस्ट जो भी आपको एरे में बदलनी है। अच्छा, अब हम यहाँ आकर के चेक करते हैं हमने किया क्या। सबसे पहले हमने पाइथन की लिस्ट ली, उस पाइथन की लिस्ट को हमने जनरेट कर लिया, एंड आफ्टर दैट कन्वर्टिंग द पाइथन पाइथन लिस्ट इनटू एरे। अब एरे करने के लिए मैंने न्यू एरे बनाया और np डॉट एरे के नाम से उसको स्टोर कर दिया। ये पाइथन की लिस्ट कौन सी है जो मैंने यहाँ पर बना रखी है वो।
ये इसका सिंपल फॉर्मेट है। और जैसे आप इसको क्लिक करेंगे एंड यू विल सी 1 2 3 4, अब मेरे पास ये क्या बन चुकी है, एरे। हालांकि पाइथन की लिस्ट में और एरे में इतना कोई डिफरेंस नहीं है कि लाइक देखने में अगर दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम लिखी हुई है तो हमें एक जैसी ही लगेगी। बट होमोजेनिसिटी और हेटेरोजेनिसिटी, इसका एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम दूसरे डिफरेंस की बात करें तो स्पीड में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, साइज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसी तरीके से कुछ ऐसे डिफरेंस जो कि लाइक नॉन विजिबल है, बट इसके अंदर बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। मतलब अब देखो इसकी इसकी डायमेंशन कितनी हो गई, एक। अब डायमेंशंस को चेंज कैसे करना है, मैं वो भी आपको समझाऊंगा। अब हम बात करते हैं दूसरा डायमेंशन, दूसरा एरे बनाते हैं जो कि मल्टी डायमेंशनल हो। मल्टी डायमेंशनल के लिए, टू क्रिएट अ मल्टी डायमेंशनल एरे वंस वन कैन यूज नेस्टेड लिस्ट। अब एक बंदा नेस्टेड लिस्ट को यूज कर सकता है। द डेप्थ ऑफ द नेस्टिंग डिटरमाइन द नंबर ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द रिजल्टिंग एरे। इंग्लिश समझना या आपको समझाना वो मेरा काम है, मैं उसको समझाता हूँ। आइए, अब देखो, हमने ना अब तक अपनी नंपाई एरे पढ़ ली। अच्छा, नंपाई एरे का जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सिंपल लिखना है न्यू। न्यू के बाद आपने लिखा यहाँ पर एरे इक्वल्स टू np डॉट एरे। तो यहाँ करने के बाद आपने जो भी इसमें लिस्ट बनाई थी वो आपने इस तरीके से दे दी। अच्छा, अगर आपने, आप देखो ये लिस्ट, ये जो लिस्ट है ना, इस तरीके की लिस्ट, अगर ये लिस्ट केवल इस तरीके से लिखी गई है, इस तरीके से लाइक 1 2 3, बस मतलब एक बार, इट मीन्स अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, लाइक थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से लिखी होगी, एरे, और अंदर जा करके 1 2 3, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और फिर राउंड ब्रैकेट। अब देखो, देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस। अगर एक स्क्वायर ब्रैकेट है, कितना, एक, अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट है, क्या है, एक स्क्वायर ब्रैकेट, तो उसकी डायमेंशन कितनी है, 1। क्या है, 1। अब ये कैसे पता पड़ेगा वो भी मैं देखूंगा, इसकी डायमेंशन कितनी है, 1। अच्छा, अगर इसी के अंदर मेरे इस तरीके से वैल्यू लिखी हो, एक एरे, फिर राउंड ब्रेसेस, फिर एक कैपिट या फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट, फिर एक और स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर लिखा हो 1 2 3, तो इस तरीके से दो ब्रैकेट लगे होंगे, लाइक 1 ब्रैकेट और 2 ब्रैकेट। तो यहाँ पर हमारी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हमारी डायमेंशन हो जाएगी 2। डायमेंशन हो जाएगी 2। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ कि लाइक हमारे अगर 3 ब्रैकेट लगे हुए हैं, कितने ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट, दिस 1 2 3, फाइन, इस तरीके से, तो मेरी डायमेंशन कितनी हो गई, तो उस केस में मेरी डायमेंशन होगी मेरी 3। अब इसको कैसे चेक करना है, आइए देखते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर बोला मल्टी डायमेंशनल एरे, और मैंने यहाँ पर जाकर के सिंपली मैं एक और बनाता हूँ, लाइक मैं इसी इसी को चेंज करता हूँ, ठीक है, इसी एरे को चेंज करता हूँ। अब मैंने यहाँ पर लिखा एरे 0 2, ठीक है, 0 2 इक्वल्स टू np डॉट एरे, और इसी एरे के अंदर मैंने क्या बना दिया, पहले मैंने एक ब्रैकेट लगाया, फिर मैंने दूसरा ब्रैकेट लगाया, और इसी के अंदर मैंने किसको डाल दिया, न्यू एरे को, फाइन। अच्छा, मैंने यहाँ पर जाकर के मैंने जैसे इसको क्लिक करा, ये मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है। अब देखो यहाँ पर कितने ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट है। अच्छा, मैं जैसे ही जाता हूँ और मैं इसकी चेक करता हूँ एंड डायमेंशन, मैं इस तरीके से मैं चेक किया, लाइक दिस एरे 0 2, फाइन, इस तरीके से मैं इसको चेक करता हूँ एंड यू विल सी ये मेरी इस तरीके से प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी डायमेंशंस कितनी है। अब डायमेंशन को देखने के लिए हमारे पास एक मिनट है, हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं एन डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाकर के बात करते हैं, लाइक एरे 0 2 डॉट एन डिम का यूज करके, और जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, इसकी देखो 3 डायमेंशन आ गए। इट मीन ये इसने क्या किया, पहले से एक डायमेंशन थी, 2 डायमेंशन से मैं और सेट कर दूं। हाँ, अच्छा, मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ जाकर के एक बार इसके ऊपर चेक करता हूँ, डॉट एंड डिम, फाइन, इसमें देखो इसकी 1 डायमेंशन है, फाइन, इट मीन इसने किया क्या, एक डायमेंशन में बात बना दी। इसकी कितनी डायमेंशन हो गई, 3 डायमेंशन, एक ये वाली खुद डायमेंशन जो एन एन क्यू न्यू एरे की पहले से थी। न्यू एरे यहाँ पर 1 था ना, उसके बाद आपने 2 ब्रैकेट और लगा दी, तो ये कितना हो गया, 3 डायमेंशन का। दोबारा से सुनो, एन एरे यहाँ पर पहले से 1 डायमेंशन का था। इट मीन ये जो एन क्यू न्यू एरे लिखी गई है, ये एग्जैक्टली है तो एक एक बार और ब्रैकेट, जैसे हम यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा इस तरीके से यूं करके, और अंदर लिखी थी न्यू, और यहाँ लिखा था एरे, फाइन, इस तरीके से। अब न्यू एरे एग्जैक्टली है क्या, न्यू एरे इसी तरीके से तो एक वैल्यू लिखी है 1 2 3। अगर मैं इसको हटा करके, लाइक मैंने किया क्या, मैंने इस चीज को हटाया,
और ये वाली वैल्यू किसकी थी मेरे पास, इसी की तो थी। अब मैं इसको उठा करके यहाँ रख देता हूँ इस जगह पर। अब मेरे पास कितने कितने मेरे पास वो ब्रैकेट हो गए 1 2 3, तो उसकी डायमेंशन कितनी होगी 3। और वही मेरे पास यहाँ पर दे रखी है कि लाइक इसकी डायमेंशन कितनी है 3। तो इस तरीके से आप एंड डिम का यूज करके आप उस डायमेंशंस की मतलब उस एरे की डायमेंशंस चेक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक एरे क्रिएशन, एरे फंक्शंस की। एरे क्रिएशन फंक्शन का मतलब ये है कि ये इंट्रिंसिक का मतलब सिंपली ये है कि ये एक फंक्शन इसके अंदर इनबिल्ट है, इसके अंदर numpy के अंदर। अब फॉर द सिनेरियो वेयर द साइज ऑफ द एरे इज नोन बट द डेटा इज नॉट येट अवेलेबल, जहां पर हमारे पास हमें साइज तो पता हो कि हमारे पास इतने साइज का एक डेटा बनने वाला है, बट हमें डेटा ना पता हो। NumPy प्रोवाइड करता है हमें सेवरल फंक्शंस टू क्रिएट एरे विद प्लेस होल्डर कंटेंट, विच मीन्स वो ऐसा कंटेंट को जो हमें अभी तक पता भी नहीं है। फाइन। तो उस वाले केस में हमारे पास ये कुछ हमें ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिससे कि हम अपने एरे को क्रिएट कर सकते हैं। और दिस प्रैक्टिस ऑफ प्री एलोकेटिंग मेमोरी इज फार मोर एफिशिएंट देन डायनामिकली रिसाइजिंग एन एरे। और ये वाली जो प्रैक्टिस है ना, ये पहले से ज्यादा, इट मीन्स ये हमारे पास कही जाए तो लाइक बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, जिससे कि हम डायनामिकली अपने साइज एरे के साइज को इंक्रीज करें। उससे बढ़िया ये हम पहले उसके साइज को फिक्स कर लें। अब देखो इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ, तो हमारे पास एक फंक्शन है np zeros। इन फंक्शन को अच्छी तरीके से लिखते रहो। दिस क्रिएट्स एन एरे ऑफ द स्पेसिफाइड शेप। ये हमारे पास जिस शेप का हम एरे चाहते हैं उस शेप का ये हमारे पास एरे बनाकर हमें दे देगा। फिल्ड एंटायरली विद जीरो, जो कि पूरा जीरो से भरा होगा। किस तरीके से करना है, लाइक दिस। हमें एक एरे बनानी है 2 3, मतलब कि जिसमें 2 रो होनी चाहिए और 3 कॉलम्स होने चाहिए। तो ये हमारे पास होगी 2 रो और ये हो गया हमारे पास 3 कॉलम्स। कहने का मतलब हमें एक ऐसी एरे चाहिए जो कि हमारे पास 2 3 की एरे हो। हाँ, तो उस केस में ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया रो, और ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया कॉलम्स। तो इस तरीके की जब भी हम एरे बनाते हैं लाइक 2 रोज और 3 कॉलम्स की, तो हमें करना क्या है, सिंपली np डॉट जीरोस का यूज करके हम इसके अंदर 2 3 वैल्यू देंगे, तो ये हमारे पास 2 रोज की और 3 कॉलम्स की एक ऐसी वैल्यू बना देगा, या फिर एक ऐसा हमारे पास मैट्रिक्स हमें बनाकर दे देगा, ऐसा एरे बना करके दे देगा जो कि हमारे पास कितने डायमेंशन का होगा, 2 रो और 3 डायमेंशन का। फाइन। अच्छा, अब हम बात करते हैं और चल के इसको देखते हैं। करना क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पर हम कुछ भी दे सकते हैं। जीरोस एरे मैंने इस वजह से स्पेसिफिकली लिख के रखा है ताकि बाद में जब भी हम किसी लाइक एरे को बनाते हैं, तो हम अगर कीवर्ड्स का या फिर अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, तो वहां पर उस केस में हमारे पास अल्फाबेट्स आपस में कोलैप्स कर जाते हैं। कोलैप्स करने का मतलब ये कि अगर मैंने एक बार वो डिफाइन कर दिया तो बार बार डिफाइन करने में मुझे दिक्कत होगी, और याद करने में भी दिक्कत होगी कि मैंने किसको डिफाइन कर दिया। और इस तरीके से मैंने लिख दिया जीरो एरे np डॉट जीरोस। जितने भी फंक्शन यूज करेंगे सबका एक बेसिक कंसेप्ट होगा, सबको यूज करने का एक बेसिक कंसेप्ट, दैट इज व्हाट। हमने सिंपल लिखना np। सबसे पहले देखो, अगर मैं यहाँ पर तुम्हें बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ कि हमने किसी भी फंक्शन को किस तरीके से लिखना है। यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है, क्या बनाना है, वेरिएबल। फिर आफ्टर दैट आपने क्या लिखना है, इक्वल्स टू का साइन। फिर आपने लिखना है np, ये हमारा हर चीज में सेम रहेगा। फिर आफ्टर दैट आपने क्या करना है, यहाँ फंक्शन का नाम, और यहाँ पर वो लिस्ट या फिर वो एरे। मैं दोबारा से यहाँ पर दे देता हूँ, ये हो गया हमारा एरे की स्पेस। यहाँ पर आपको वो एरो लिखना है, यहाँ पर वो फंक्शन लिखना है, और यहाँ पर वो जो वेरिएबल नाम है। फाइन। अब देखो, अब इस वाले केस में हुआ क्या, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने किया जीरोस एरे, मतलब ये मैंने क्या बनाया, एक वेरिएबल जिसके अंदर मैंने np डॉट जीरोस का यूज किया। फाइन। जीरो है ना, ओके। जीरोस का यूज किया एंड इसके बाद मैंने जो भी मुझे लिस्ट देनी थी वो मैंने लिस्ट दे दी, या फिर मैंने वो वैल्यू दे दी जिसकी मुझे क्या बनाना है, आपको लाइक वैल्यूज बनानी है। फाइन। तो मैंने उस वाले केस में मैंने क्या किया, यहाँ पर लिस्ट का नाम दे करके उस एरे के डायमेंशंस को सेट ना करके यहाँ पर मैंने क्या किया, इस तरीके से 2 3 लिख दिया, डायमेंशंस को लिख दिया, तो 2 3। तो ये करेगा कि एक एरे बनाएगा जो कि होगी मेरी रोज की, इसमें मेरे पास 2 रोज होंगी, और कॉलम्स कितने होंगे मेरे पास, 3 कॉलम्स होंगे। तो इसके ब्याह पर, इस वाले सिंटेक्स के ब्याह पर, किसके, इस वाले सिंटेक्स के ब्याह पर, भाई इस वाले सिंटेक्स के ब्याह पर मेरा क्या हो गया, इसका हो गया एग्जाम्पल। और इसने किया कि मेरे पास एक 2 रोज की, मतलब कि इस तरीके से 2 रोज की और 3 कॉलम, मतलब कि कितने, 0 0 0 0 0 0 इस तरीके से मुझे क्या दे दिया, एक एग्जाम्पल बनाकर दे दिया, और एज आउटपुट। फाइन। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं इधर और हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, और आई होप जो आउटपुट लिखा गया है वही आउटपुट यहाँ पर आएगा। इट मीन्स इसकी डायमेंशन कितनी हो गई है। अब मैं चाहूँ तो मैं इसकी डायमेंशन दोबारा से चेक कर सकता हूँ, और वो किस तरीके से, मैं यहाँ लिखना है मुझे केवल प्रिंट जीरोस, जीरोस एरे के बाद मुझे यहाँ पर
लिखना है डॉट इंडेंट। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा, यू विल सी इसने मैंने मेरे को दे दिया कितना, 2 डायमेंशन की मेरे पास क्या है यहाँ पर, एक एरे। अब हम बात करते हैं दूसरे फंक्शन की जिसका नाम है एनपी डॉट वंस। अब आपको एक ऐसा एरे बनाना है जिसके अंदर सारी वैल्यूज वन की हो। तो सिंपली सेम फॉर्मेट, वंस एरे एनपी डॉट वंस। और इसमें देखो ये मैंने इस वजह से दे रखा है ताकि जस्ट ये जो उसके बाद पॉइंटिंग वैल्यू ना है, जो लाइक डेटा टाइप हो मेरे पास एनपी डॉट इंट 16 बिट्स का हो। 16 बिट्स का मतलब मेरे पास कोई भी फ्लोट वैल्यू ना आए। अगर मैं इसको यहाँ से हटा भी देता हूँ तो कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पर वन के बाद जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी जीरो की आने वाली है। मैं इसको हटा करके दिखा देता हूँ आपको। एंड दिस इज हाउ, लाइक यहाँ पर इस तरीके की, जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा वन को, देखो फ्लोट वैल्यूज आ रही है ना। अब जैसे मतलब फ्लोट वैल्यूज में जो वैल्यूज के बाद पॉइंट लगा हो उन वैल्यूज को हम फ्लोट वैल्यू बोलते हैं। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर कॉमा दे करके मैंने सिंपली उसी को प्रिंट कर दिया। और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा मेरी जितने भी कॉमास थे वो हट चुके हैं। तो दिस इज द अनदर क्या है, फंक्शन है। अच्छा, इसके बाद एक और फंक्शन आता है np डॉट फुल। अब ये करता क्या है, ये सारी वैल्यूज को उन वैल्यूज से भर देता है, लाइक सारी लाइक स्पेसेस को। मैंने आपसे कहा कि आपने सिंपली इसको बनाना है, ठीक है ना। इस तरीके से 2,3 की एक मैट्रिक्स बनानी है या फिर एक एरे बनाना है, जो कि जिसकी एक वैल्यू हो लाइक 2 डायमेंशनल का एक एरे। और मेरी बात सुनो कि अगर हमारे पास 2 डायमेंशन का एरे तो हम उसको मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। सेम मैट्रिक्स वाला ही खेल है। बट मैं मैट्रिक्स आपके लिए इस वजह से नहीं बोल रहा क्योंकि जब हम मैट्रिक्स को पढ़ेंगे तो मुझे मैट्रिक्स को आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा। और उसको समझाने के लिए मैंने एक अलग से लेक्चर रख रखा है जिसका नाम है लीनियर अलजेब्रा। तो उस वाले केस में हम मैट्रिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल हम इतना समझते हैं, ये हमारे पास एरे है जिसकी डायमेंशन 2 है। हाँ, तो इस तरीके से मुझे एक एरे बनाना पड़ेगा जिसमें मेरे पास एक ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू ये, दिस। और यहाँ पर आकर के मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। अब मेरे पास कितनी वैल्यू हो गई, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ किसका, मैट्रिक्स का, सो दैट आपको दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि एग्जैक्टली मैट्रिक्स और इसमें क्या डिफरेंस है। अगर मैं मैट्रिक्स की बात करता हूँ तो एक मल्टी डायमेंशनल एरे आपकी मैट्रिक्स ही होती है। और मैं बात करूँ मल्टी डायमेंशनल तो एक सिंगल डायमेंशन की एरे भी आपके लिए मैट्रिक्स ही होती है। अगर मैंने कहा इस तरीके से जीरो तो ये भी मेरे लिए एक मैट्रिक्स का ही काम कर रही है। इस तरीके से वन की बात करूं तो ये भी मेरे लिए एक मैट्रिक्स का ही काम कर रही है। ओके। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ केवल जीरो वैल्यू, क्या मेरे लिए इस तरीके की दो वैल्यूज लाइक दिस और दिस, क्या ये इक्वल है, नहीं, ये मेरे पास इक्वल नहीं है इन केस ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूँ, मैट्रिक्स मेरे को इस वाली डायमेंशन की बनानी है। तो इस वाली केस में मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली एक इस तरीके से एक वैल्यू बना दूंगा जहां पर मेरे पास कितनी वैल्यूज होंगी, 1 2 3 4 5 6। अब ये मेरे पास कौन से टाइप की मैट्रिक्स है, ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर टाइप की मैट्रिक्स। कौन से टाइप की, रेक्टेंगुलर टाइप की। अगर मैं बात करता हूँ इस वाले कॉलम की, इस वाले कॉलम को मैं लिखूंगा A00। मतलब ये जीरोथ जीरोथ रो और जीरोथ कॉलम। ये कॉलम जीरो, ये कॉलम वन, ये कॉलम टू, ये वाली रो जीरो, ये रो वन। ये हो गया A00, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा ए। अब देखो ये कॉलम जीरो है ना, और ये रो वन है, तो ये मेरे पास हो जाएगा ये रो जीरो कॉलम वन। अब देखो इधर बात करता हूँ तो रो जीरो कॉलम वन। फाइन, क्या ये सही है, नहीं, ये मेरे पास हो जाएगी रो जीरो और ये मेरे पास हो जाएगा कॉलम वन। फाइन, मतलब आपको रो आगे लिखनी है, आगे, और कॉलम आपको लिखना है पीछे। है। तो इस वाले केस में भी ये जो मैंने लिख दिया है 0 1, एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं होगा, बल्कि इसको चेंज करके रो में आगे कर दूंगा। मतलब रो की मेरे पास वन, कॉलम मेरे पास हो गया जीरो। फाइन, वरना इस तरीके से इनका एक तरीके का एड्रेस सेट किया जा रहा है। और इसकी बात करूं तो ये मेरे पास क्या, रो भी बना कॉलम भी बना, तो ये मेरे पास हो जाएगा A11। ओके। इसकी बात करूं तो ये मेरे पास रो आगे लिखा जाएगा तो A02। और इसकी बात करूं तो ये मेरे पास कौन सी हो जाएगी, रो वन है तो A1 और कॉलम कितना है 2, तो ये हो जाएगा 1 2। इस तरीके से हम अपनी सारी वैल्यूज को एक लाइक लोकेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपको आज से इस नाम से जाना जाएगा। समझ में आ गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, दोबारा से देख लो। फाइन, अब देखो हुआ क्या। मैं अगर इस वाली स्पेस की बात करूँ, इस वाली स्पेस की, तो यहाँ पे मैं लिखा ए। फाइन। अब अगर मेरा फॉर्मेट क्या होने वाला है, ए यहाँ पर एक वैल्यू, यहाँ पर एक वैल्यू, यहाँ पर मैंने कहा अगर एक्स, यहाँ पर वाई। तो ये जो एक्स ही रिप्रेजेंट करेगा, ये मेरा करेगा रोज को रिप्रेजेंट, कॉलम मेरे पास किसको करेगा, वाई मेरा किसको करेगा, कॉलम को। तो यहाँ पर रो के अकॉर्डिंग रो मेरी कौन सी, जीरो, तो मैं लिखना जीरो। कॉलम मेरा कौन सा, जीरो। फाइन। तो यहाँ से मैंने रो उठाई और यहाँ से मैंने कॉलम उठाया।
और इसको इस वाले फॉर्मेट में जा करके लिख दिया। चाहे मैं दूसरे की बात करूं तो A01, A02, यहाँ पर बात करूं तो A10, फाइन, क्योंकि रो 1 थी, 0 कॉलम था। A11, 1 भी रो है, 1 भी है। उसके बाद A12। इस तरीके से आप सारी वैल्यूज को लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से हर वैल्यू की एक लोकेशन मिल जाएगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अच्छा, तो जैसे ही मैं इस वाले फंक्शन का यूज करता हूँ np डॉट फुल, तो ये करता है कि इन सारी वैल्यूज को, ये इन सारी वैल्यूज को क्या करता है, उस वैल्यू से भर देता है जिसके लिए आप कंडीशन सेट करते हैं। जैसे क्रिएट एन एरे ऑफ गिवन शेप फिल्ड विद अ स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू, लाइक दिस आपने कहा फुल एरे इक्वल्स टू np डॉट फुल 2,2 की। इसमें मतलब क्या है, ये जो मेरी ये लिखा है, ये मेरा रो है, ये मेरे कॉलम है। इट मीन 2 रो और 2 कॉलम की एक ऐसी मैट्रिक्स या फिर एक ऐसा एरे बनाओ। मैट्रिक्स में इसमें यूजुअली यूज नहीं कर रहा, मैंने आपको बताया था क्यों। आप 2 बाई 2 की एक एरे बनाओ जिसमें कि 2,2। अब देखो आप ये कहोगे पहले आपने स्क्वायर ब्रैकेट बताया था, बट ये आपने 2,2 है। ये जो 2,2 इसमें लिखा जा रहा है राउंड ब्रेसिस में, ये लिखा जा रहा है रोज और कॉलम को डिफाइन करने के लिए। और जिस जो मैं पहले आपको बता रहा था स्क्वायर ब्रैकेट्स में, वो मेरे थे लिस्ट को डिफाइन करने के लिए। तो ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम, और जो वैल्यू इसमें मतलब समय फिल करनी है वो मेरी होगी 7। अच्छा, अब मैं इसको जैसे ही एग्जीक्यूट कराऊंगा, यूनिवर्सिटी 7 7 7 7 हो गया। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा enlarge करता हूँ और इसको लिखता हूँ 3,3। और अब मुझे वैल्यू 7 की बजाय 5 चाहिए, तो जैसे मैंने ये किया तो 3 देखिए सारी वैल्यूज मेरी 5 से फिल हो चुकी। तो दिस इज द अनदर टाइप ऑफ फंक्शन। अब हम बात करते हैं अपने अगले फंक्शन की, जिसमें हम बात करेंगे np डॉट लाइक np डॉट empty। अब ये भी सेम फंक्शन है। अगर आपने empty रखनी है तो आपको कोई वैल्यू नहीं देनी है, फुल की तरह ही है। बट empty हम करते क्यों हैं? सबसे बड़ा इसका एग्जांपल ये है कि जब भी हमें कुछ ऐसी, मतलब हमें एक मैट्रिक्स बनानी है जहां पर हमें ये नहीं पता कि हमारे पैसेंजर्स क्या होने वाले हैं। जैसे कि समझते हैं, हम एक क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि लाइक मैं आईआरसीटीसी में काम कर रहा हूँ। फाइन, उस केस में मुझे एक कंपार्टमेंट मिला या फिर एक बोगी नंबर मिला, कोई भी एक बोगी मिली। लाइक मुझे बोलना है, मुझे उसमें सारी जितने भी बंदे बैठ सकते हैं सबकी सीट अलॉट करनी है। अब मेरे पास, मुझे पता है मेरे पास 60 सीट्स है, मेरे पास 100 सीट्स है। बट मुझे ये नहीं पता कि उन 100 सीट्स पे बैठने कौन वाला है। राइट, मुझे मतलब कितने पर्सन्स, लाइक क्या, किसका नाम होने वाला है, मुझे ये सब चीजें नहीं पता। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं एक मैट्रिक्स बना दूंगा, या फिर एक 2 बाई 2, या फिर एक 100 बाई 100, या फिर जो भी उसकी डायमेंशन सेट होने वाली है, उस नाम की एक एम्प्टी मैट्रिक्स बना दूंगा। तो मेरी मैट्रिक्स बनी हुई होगी, बट उस एम्प्टी की ब्याह पे उसमें सभी रबिश वैल्यू कुछ भी भर दी गई होगी। फिर आफ्टर दैट, जैसे ही मुझे मेरे पास कोई भी नया पैसेंजर आएगा, मैं उस एरो को अपडेट कर लूंगा। तो दिस इज द कंसेप्ट जहां पर हम इस तरीके के फंक्शन को यूज करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और यहाँ पर आते आते हमने अपना आई थिंक दूसरा लेक्चर जो, या फिर दूसरा चैप्टर था, उसके आई थिंक आखिरी टॉपिक्स पर चल रहे हैं। ओके, सो चलिए, इंपॉर्टेंट डेटा टाइप को डेमोस्टिफाइंग एक्सेस, आई थिंक ये वाला थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। कोई नहीं, हम करते हैं उसको भी खत्म। आफ्टर दैट हम बात करेंगे क्रिएटिंग न्यूमेरिकल रेंजेस। कहने का मतलब, अब हम क्या करेंगे कि जितने भी हम बना रहे थे अब तक फंक्शन, हमारे पास हमें रोल्स बताए, हमने हमने अपनी वैल्यूज बताई। अब हम रेंज फंक्शन का यूज करेंगे अपने एनपी एरे के अंदर। तो हमारे पास जो सबसे पहला फंक्शन है, दैट इज एनपी डॉट अरेंज। अरेंज को मैं अरेंज ना बोल करके एनपी डॉट ए रेंज बोलूंगा। एनपी डॉट ए रेंज मतलब एरे की रेंज। दिस फंक्शन इज एनालॉगस टू पाइथन्स बिल्ट इन रेंज फंक्शन। ये पाइथन बिल्ट इन रेंज फंक्शन का एक एनालॉगस है। इट मीन्स ये उसी को यूज किया जा रहा है इन डिफरेंट फॉर्मेट, बट रिटर्न से नंपाई एरे। ये एक नंपाई एरे को रिटर्न करता है इंस्टेड ऑफ ए लिस्ट आइटरेटर। और जो कि पहले रेंज फंक्शन, हमारा हमने फंक्शन वाले लेक्चर में पढ़ रखा है कि वहां पर हमारा रेंज फंक्शन हमें एक आइटरेटर प्रोवाइड कर रहा था। बट इन दिस केस वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक पाइथन का, पाइथन की नंपाई एरे रिटर्न करता है इंस्टेड ऑफ लिस्ट के आइटरेटर को। इट कैन बी एक्सेप्ट इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट आर्ग्यूमेंट फॉर स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप वैल्यूज। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था रेंज फंक्शन हमारा किस तरीके से काम करता है। रेंज फंक्शन के अंदर हमारी 3 चीजें थी। सबसे पहली चीज थी हमारे पास स्टार्ट, दूसरी चीज थी एंड, और तीसरी चीज थी स्टेप। तो इस केस में यहाँ में वो वैल्यू देनी थी जो मैं स्टार्ट करनी है लाइक 0 से, यहाँ पर हम वो वैल्यू जो खत्म करनी है लाइक 10 पे। और स्टेप साइज वो जितने का हमें ब्रेक चाहिए लाइक 2 का। तो ये करता है क्या, 2 एक छोड़ करके 4,6, लाइक 0,2, 4,6, 8, 10, बट 10 को नहीं लेता। फाइन,
तो ये 8 तक हमारा आकर के रुक जाता। अच्छा, उसी तरीके से हुआ क्या है, ये जो np डॉट ए रेंज है, np डॉट ए रेंज, अब ए रेंज का दोबारा से मतलब समझ लो, यहाँ पे लिखा है np डॉट ए रेंज, फाइन, इस तरीके से np डॉट ए रेंज, ये तो ये ए रेंज है ना, इसमें जो ए है, ए, दिस इज द एरे एंड दिस इज द रेंज। आई होप आपको ये चीज में कंफ्यूजन ना हो। और जैसे मुझे करना क्या है, मैंने एक वैल्यू दी 10, 10 देने के बाद मैंने उसकी एंड वैल्यू दी 30 और 5 का स्टेप साइज बना दिया। और जैसे ही मैं इसको मैं प्रिंट करवाऊंगा, आउटपुट मुझे लगभग कुछ इस तरीके का मिलेगा। इसको मैं करा करके देखता हूँ प्रिंट। तो ये हो गया मेरा प्रिंट, और देखो प्रिंट भी, एरे भी मेरा इसी तरीके का है। अच्छा, दूसरी मैं बात करता हूँ सेम। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 पर जाएंगे, 0.3 का मैं इसमें स्टेप साइज दे रहा हूँ। ये एक अनदर एग्जांपल है जब हम फ्लोट आर्ग्यूमेंट्स को यूज करेंगे। तो उसने क्या किया, 0, 0 पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू नहीं है, फिर 0.3, 0.6, इस तरीके से मेरी डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी वैल्यूज आइटरेट होनी थी, या फिर जितनी भी वैल्यूज मेरी एक एरे में बदलनी थी, वो मेरी बदल चुकी है। अब दोबारा से समझना, दिस इज नॉट द लिस्ट, दिस इज द एरे, दिस इज नॉट द लिस्ट, दिस इज द एरे। तो इस फंक्शन का यूज करके आप अपने एरे को विद इन अ रेंज बना सकते हो। अब हम बात करते हैं लाइन स्पेस की, फाइन। लाइन स्पेस का मतलब क्या है कि जब भी हम बात कर रहे थे, लाइक हमने पहले बात करी इंटीजर्स की, जिसमें हमने 16 बिट इंटीजर्स की बात करी। अब जब हम लिंक स्पेस की बात करते हैं, तो ये हमारी जितनी भी वैल्यूज होती है, ये हमारी फ्लोट में लेकर के जाता है ऑटोमेटिकली। एनपी डॉट अरेंज फंक्शन, मैं इसको अरेंज बोलता हूँ अभी। एनपी डॉट अरेंज फंक्शन में आपको डिफाइन करना पड़ रहा था कि आपको कितने फ्लोट वैल्यूज में जाना है, और जाने के लिए आपको स्टेप साइज फ्लोट रखना था। बट इन दिस लिन स्पेस करता क्या है, हमारी उसी रेंज के भीतर भीतर एनपी डॉट अरेंज हमारे पास बाय डिफॉल्ट इंटीजर वैल्यूज को प्रोवाइड करता है, और लिन स्पेस हमारा बाय डिफॉल्ट फ्लोट वैल्यूज को प्रोवाइड करता है। इसको समझते हैं, आइए। हमारे पास दो वैल्यूज है, फाइन। सबसे पहले हमारे पास ए रेंज, इसको हम अरेंज बोलते हैं। दूसरा हमारे पास लिन स्पेस, फाइन। अरेंज की बात करूं तो बाय डिफॉल्ट ही मुझे इंटीजर वैल्यूज देता है, और लिन स्पेस की बात करूं तो बाय डिफॉल्ट मुझे फ्लोट वैल्यूज देता है, फाइन। अच्छा, मैंने यहाँ पर स्टेप साइज दिया, लाइक 2 से स्टार्ट करो और 10 तक जाओ। स्टेप साइज होना चाहिए मेरे पास लाइक 5 का। तो ये क्या करेगा, 2, फिर 5 के बाद लगभग अप्रोक्स, में जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, लाइक 7 प्रिंट कर दिया। फिर 7 के बाद इसके पास कोई वैल्यू नहीं, तो 2,7 इसका आउटपुट हो गया। बट अगर मैं फ्लोट की बात करता हूँ, फ्लोट में मैंने कहा 2 से लेकर के 10 तक मेरे को 5 वैल्यूज चाहिए, तो ये इवन मुझे ऑटोमेटिकली ऐसी 5 वैल्यूज दे देगा जो कि इन दोनों के बीच में आने वाली है। आई होप वो फ्लोट या फिर इंटीजर में से कुछ भी है। आइए हम देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अच्छा, मैंने ये इस तरीके से दे दिया, और मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसको आउटपुट प्रिंट करवाता हूँ। एंड ये जैसा एज यूजुअल आउटपुट प्रिंट हुआ। अब मैं इसके बीच में जाता हूँ, मैं 2,10 के बीच में जाता हूँ, एंड देन मैं इसमें 5 का वैल्यू देता हूँ। एंड यू विल सी, इसने मुझे 5 वैल्यू दे दी, बट दी किसमें, मेरी सारी वैल्यूज फ्लोट में दी है। सो एज यू सी कि ये मेरे को मैक्सिमम वैल्यू जितनी भी देने वाला है, वो सारी वैल्यूज मेरे को किसमें देने वाला है, फ्लोट वैल्यूज में। तो लिनस्पेस और अरेंज के बीच का डिफरेंस अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, लाइक दिस इज द पर्टिकुलर यूजफुल इन डेटा साइंस। ये डेटा साइंस में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, लिनस्पेस फॉर जनरेटिंग कोऑर्डिनेट्स एक्स। ये कोऑर्डिनेट एक्सेस को जनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा लाइक इंपॉर्टेंट रहता है, जब भी हम एक्सेस की कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं बताता हूँ मैं आपको। इस तरीके से मेरे पास एक लाइन है, फाइन। इसमें मुझे कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाने लगे, 0 से स्टार्ट है, ये हो गया 0.5, ये हो गया 1.0, ये हो गया 1.5, ये हो गया 2.0, ये हो गया 2.5। तो इस तरीके की वैल्यूज को जनरेट करने के लिए इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो उस तरीके की वैल्यूज को जनरेट करने के लिए मुझे लिनस्पेस नाम का एक फंक्शन का मैक्सिमम टाइम यूज करना पड़ता है। तो उसमें हमने क्या किया, एक्स वैल्यूज को, लाइक एक्स वैल्यूज को मैंने क्या करना है, 0 से लेकर 2 पाई तक मुझे एक एक्सेस एक्स एक्सेस पे वैल्यू लेकर आनी थी। तो उसमें मुझे 100 वैल्यूज को लाना है। तो सिंपली मैंने क्या किया, इस तरीके से मैंने प्रिंट किया, यू विल सी मेरी वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे सिंपली यहाँ पर प्रिंट कर देना है वाई वैल्यूज, इस तरीके से। तो इसने मेरी डिफरेंट 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 जितनी भी वैल्यूज हो सकती थी, इसने मुझे सारी वैल्यूज निकाल करके दे दी है 100। इसमें 25 वैल्यूज यहाँ है, 25 यहाँ, 25 यहाँ, 25। तो दिस इज हाउ यू यूज लिनस्पेस एंड अरेंज इन अ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड मैट्रिक्स क्रिएशन की फॉर लीनियर एल्जेब्रा। लीनियर एल्जेब्रा क्या है, कैसा है, कैसे नहीं है, वो हम पढ़ लेंगे बाद में। फिलहाल जितना हमारे पास एनपी नंपाई में आ रहा है, हम उसको पढ़ते हुए चलते हैं, और बाद में हम देखेंगे जाकर के कि एग्जैक्टली ये किस तरीके से काम करती है। एनपी डॉट आई का मतलब ये है
कि इसके अंदर क्रिएट्स अ टू डायमेंशनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूज करती है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो ऐसी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब ऐसी टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल एरेज, और जिसके अंदर हमारी सारी वैल्यूज डायगोनल वाली, डायगोनल्स की सारी वैल्यूज। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है वो समझो। अगर मैं बात करता हूँ लाइक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी n क्रॉस n, जिसका क्या हो, डायमेंशन हो, n क्रॉस n डायमेंशन हो, n क्रॉस n डायमेंशन मतलब कि मेरी रोज की वैल्यू उस मैट्रिक्स के अंदर और कॉलम्स की वैल्यू दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, रोज इक्वल्स टू कॉलम्स। दोबारा से सुन लो, रोज इक्वल्स टू कॉलम्स होना चाहिए मेरा। फाइन, रोज इक्वल्स टू कॉलम्स होना चाहिए ही चाहिए। अच्छा, और जब इस तरीके की वैल्यू होगी तो ये ऑटोमेटिकली क्या देगा मुझे, एक डायगोनल प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, एक डायगोनल। क्या प्रोवाइड करेगा, एक डायगोनल। क्या प्रोवाइड करेगा, एक इस तरीके का डायगोनल। और वो सारे डायगोनल मेरे क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। ऑल डायगोनल्स शुड बी वन। ऑल डायगोनल्स शुड बी वन। सारे डायगोनल मेरे पास क्या होना चाहिए, वन। तो उसको मैं बोलता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे मैंने आपसे बोला 3x3 की एक मैट्रिक्स है। 3x3, थ्री मतलब 3 रो और 3 कॉलम्स, 3 रो और 3 कॉलम्स, लाइक 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस तरीके मेरे पास एक मैट्रिक्स है। इसमें मेरे पास 9 स्पेसेस है, मतलब 3 कॉलम्स है। दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, और दिस इज कॉलम 3, दिस इज रो 3, दिस इज रो 2, दिस इज रो 1। तो ये सारी वैल्यूज मेरे जब डायगोनल वाली वैल्यूज कैसी होगी मेरे पास, वन। लाइक ये वन, एक मिनट पेन चेंज करता हूँ, है ना। मेरे पास ये वन, मेरे पास ये वाली वैल्यू वन, ये भी वन, और ये भी वन, और बाकी सारी वैल्यू मेरे पास कैसी हो जाए, जीरो। तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हम बाद में लीनियर अलजेब्रा में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो इस तरीके की मैट्रिक्स को बनाने के लिए मेरे पास ये क्या है, फंक्शन है। अच्छा, मैं जैसे इसको दबाता हूँ, 3x3 की मुझे मैट्रिक्स बनानी है ऑलरेडी। इसमें लिख दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू np डॉट ई वाई। इसने मुझे ये बना करके दे दी। अच्छा, मैं इसमें देता हूँ लाइक 4 की बना दो, 4 की बना दी। अगर मैं इसमें देता हूँ लाइक 8 की बना दो, तो मेरे लिए 8 की भी बना करके मुझे दे देगी। बट इसका डायमेंशन हमेशा n क्रॉस n ही होने वाला है, n क्रॉस n ही होने वाला है। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूँ तो लाइक एन डिव, और जो कि देखो यहाँ पर 2 आ गया, बिकॉज ये क्या है, अभी इस तरीके से लिखा गया है, 2 आ गया डायमेंशन। ओके, अच्छा अब मैं बात करता हूँ लाइक इसी तरीके से। ओके, अच्छा अब मैं बात करता हूँ np डॉट डायगोनल। अब देखो, पहले आइडेंटिटी बनाने के लिए मुझे आई का यूज करना पड़ रहा था, ई वाई ई आई। अब मुझे डायगोनल्स में क्या वैल्यू रखनी है उसके लिए मुझे एक और फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, जिसको मैं बोलूंगा डायगोनल फंक्शन। जिसको मैं क्या बोलूंगा, डायगोनल। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डी आई ए जी मतलब डायगोनल। तो यहाँ पर हो गया एन पी डॉट डी आई ए जी। अब सिंपली इस तरीके से आपने क्या करना है, 1,5,9 इसको किसी भी वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करवाइए, और ये वैल्यूज आपकी कहाँ जाएंगी, डायगोनल पे। तो सिंपली वैल्यू क्या बन जाएगी, 1,0,0, 0,5,0,0,0,9। तो इस तरीके की आपके पास ये एक वैल्यू बन जाएगी, जहाँ पर डायगोनल्स में सारी वैल्यूज क्या होंगी, वो वैल्यूज होंगी जो आपने यहाँ दे रखी। तो इस तरीके की मैट्रिक्स और एरे बनाने के लिए आपके पास एक और फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है, जिसको बोलते हैं डायगोनल फंक्शन। और वो सिंपली इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब यहाँ आकर के चेक कर सकते हो, देखो सिंपली आपके सामने बन गया है। अच्छा, अब सिंपली इतना इतना सिंपल चीज है आपके एनपी एरे में, है ना। अब इसको हम कल में या फिर परसों में या फिर हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे, रूल रखेंगे, जहां पर हम एमपी एरे को एक्चुअल में डेटा सेट के पास किस तरीके से यूज करेंगे, हम वो देखेंगे। फिलहाल अभी हम ये देखते हैं कि एनपी एरे एक्चुअल में क्या है। सबसे पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि हम उसको पूरे को पढ़ लें, फिर आफ्टर दैट इसको कैसे यूज करना है वो देखेंगे। तो आज हम इसको पूरा खत्म करते हैं। आफ्टर दैट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप की क्या इंपॉर्टेंस है, देखो हमने यहाँ पर क्या किया, मैं तीन कुछ कोड लिख करके लाया हूँ। सिंपल, आप देखिए, क्रिएट अ 3D एरे फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। आपको 3D एरे बनाना है। 3 एरे का मतलब कितना, कितने ब्रैकेट होने चाहिए, 3 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट। पहला ब्रैकेट मेरे पास येलो, फिर ब्लू और फिर पर्पल। फाइन, तो 1 2 3, 3 ब्रैकेट मेरे पास हो चुका है। इसकी वैल्यू कितनी है, 3। अब np नोट 16 की वैल्यू का मतलब क्या है, ये मेरी फ्लोट वैल्यू में आंसर ना है, इस वजह से मैंने इसको लगा दिया।
और उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर इसका यूज किया, डायनामिक फॉर्मेटिंग, स्ट्रिंग डायनामिक फॉर्मेटिंग का यूज करके मैंने इसमें स्ट्रिंग लिखवाई है, लाइक नंबर ऑफ डायमेंशंस एंडिम इक्वल्स टू एरे 3d डॉट एंडिम। अब इसके देखो तीन इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग कितनी डायमेंशन होनी चाहिए इसकी? तीन। और मैं इसको जैसे ही आउटपुट प्रिंट करवाऊंगा, यू विल सी नंबर ऑफ डायमेंशंस एंडिम इज इक्वल्स टू 3, जो कि कहीं भी गलत नहीं है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ एक और फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं शेप। ये शेप क्या करता है? मुझे शेप निकाल करके दे देता है। देखो, शेप फंक्शन इज यूज्ड टू गेट द शेप ऑफ द मैट्रिक्स, गेट द शेप ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का आपको हालांकि अच्छा खासा अंदाजा हो गया होगा। जैसे इसको क्लिक करता हूँ एंड यू विल सी इसने मुझे क्या दे दिया? शेप। ओके। अच्छा, अब जैसे कि इसने मुझे तीन एक्स थ्री डायमेंशन है ना, मतलब कि तीन तीन डायमेंशन होंगी, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड, कितना? एक्स वाई और जेड। तो उसने एक्स एक्सिस पे कितनी डायमेंशन है? मतलब एक एक्स एक्सिस है, दो वाई एक्सिस है और दो जेड एक्सिस है। तो इस तरीके से मुझे तीनों की डायमेंशन दे। ओके। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ एक्स एक्सिस का, मतलब ये वाली एक्सिस, ये सेम। और इन दोनों को मैंने दो एक्सिस में डिवाइड कर रखा था, तो एक्स एक्सिस की डायमेंशन वन। देखो, हमारे पास ना काफी तरीके की डायमेंशन होती है। हम 3D की बात करते हैं ना, तो 3D हमारा कुछ इस तरीके से बना होता है। देखो, इस तरीके से मैं जब बात करता हूँ, ये हो गया मेरे पास लाइक 3x, और ये मेरे पास होगी लाइक y, है ना। और एक और डायमेंशन होती है यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं लाइक x है। तो ये मेरे पास होगी x, एक मिनट, ये मेरे पास होगी x, ये मेरे पास होगी y, और ये मेरे पास होगी z। तो वो वैल्यू कहीं ना कहीं मान के चलो इस जगह पर आई होगी, जहाँ पर x की वैल्यू ये होगी 1, y की वैल्यू ये होगी मेरे पास 2, और ये मेरे पास होगी इधर इधर ये वाली वैल्यू कहीं यहाँ पर। मैं इसको थोड़ा सा और दिखाता हूँ डिमिनिश बनाकर। ये वैल्यू कहीं मान के चलो, जैसे यहाँ पर होगी 2, यहाँ पर कोई वैल्यू है z पे 2, तो वो वैल्यू कुछ इस तरीके से गई होगी। यहाँ पर ये कुछ इस जगह पर होगी, तो उसको हम बोलते हैं एन, मतलब कि थर्ड एक्सिस। तो अगर किसी भी डायमेंशन या फिर किसी भी मैट्रिक्स के तीन वैल्यू है, तो कुछ इस तरीके से 3D प्लेन पर क्या करेगा? एग्जिस्ट। 3D प्लेन पर एग्जिस्ट करेगा। अब उधर 1, 2, का मतलब क्या है? कि एक एक्सिस मेरी कहाँ पर आ रही है? एक्स पे, और दो एक्सिस मेरी वाई पर है, और दो एक्सिस मेरी टू पर है। जैसे कि मैंने बोला इस तरीके से 1, 2, 2, 3। फाइन। तो यहाँ पर मेरी कितनी हो गई? मेरी इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी? दो। मतलब इसमें दो एक्सिस मेरी क्या है? एक्स की है, और दो ही एक्सिस मेरी क्या है? वाई की है। उसी तरीके से यहाँ पर एक एक्सिस एक्स की है, एक दो वाई की है, और एक दो मेरे पास जेड की है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। ये हमारे पास साइज दे देगा कि लाइक कितने उसमें एलिमेंट्स हैं। अब भाई 3D एरिया तो सिंपली कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं उसमें? चेक करो। एलिमेंट इज फोर, फोर एलिमेंट है, मतलब कि ये देखो 2, 3, 4, 5, चार ही एलिमेंट है हमारे पास। तो ये हमें क्या दे देगा? साइज एलिमेंट दे देगा। फाइन। इट दिस गिव्स द साइज ऑफ द मैट्रिक्स और एलिमेंट्स। फाइन। अच्छा, हम बात करते हैं डी टाइप की, तो वो बता देगा आपको 16 बिट में, मतलब कैसा है? इसमें फ्लोट वैल्यूज नहीं हो कोई भी। अच्छा, आइटम साइज की बात करें तो दो आइटम साइज है इसके। तो इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स हैं जो मतलब आपके मेनली पूछे जाते हैं, या फिर कहीं भी कोड में काम आ सकते हैं। लाइक आपको फ्लोट वैल्यूज मिल रही हैं, फ्लोट वैल्यूज को इसमें चेंज करने में क्या लगा? आपने इसका यूज क्यों किया? लाइक मैंने आपको बताया था बहुत बार एग्जांपल्स में, डेटा टाइप्स में भी मैंने बताया था कि जब भी हम लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा इन पे काम करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास पैसे होते हैं, जितने भी हमारे पास हमारा बिल बनता है टोटल, उसको राउंड ऑफ करने के बाद जो वैल्यूज आती हैं, तो उन वैल्यूज को राउंड ऑफ करने के ब्याज पर हम इस तरीके की चीजों को यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं डिमिस्टिफाइंग एक्सेस। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एंड समटाइम कंफ्यूजिंग concept in NumPy is the term axis. In NumPy, an axis refers to the dimension of the array। ये मैंने आपको बता रखा है अभी, तो हम इसको नहीं पढ़ने वाले। आफ्टर दैट एक्स एक्सिस, मतलब जीरो एक्सिस, वन एक्सिस और वाई एक्सिस का मतलब आप समझ चुके होंगे। द रेफर्स टू द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल मतलब कि सीधी वाली एक्सिस। डाउन द रो। फाइन। अच्छा, फिर हम बात करते हैं एन ऑपरेशन परफॉर्म्ड अलोंग एक्स जीरो कोलैप्स द रो, रोज को कोलैप्स कर लेता है, इज अप्लाइड टू ईच कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, एरे डॉट सम एक्स जीरो कैलकुलेट द सम ऑफ ईच कॉलम। हर एक कॉलम का सम क्या करेगा? लाइक रिट्रीव करके, कैलकुलेट करके आपको देगा। किस तरीके से बताता हूँ, तरीके से मैंने एक बना दिया। फाइन। अच्छा, बनाने के बाद मैंने इस तरीके से यहाँ पर एक वैल्यू भी दे दी। लाइक मेरे पास इस तरीके की पहले से मैंने एक कॉलम बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो बनाने के बाद
मैं आ गया इधर। हाँ, ये कौन करना? जस्ट सेकेंड। समझ में आ रहा होगा। देखो, दिस इज द वर्टिकल रो। फाइन, दिस इज द वर्टिकल रो, दिस इज द वर्टिकल रो, दिस इज द वर्टिकल रो। तो x इज इक्वल टू 0 रेफर्स टू द वर्टिकल रो। वर्टिकल रो का मतलब कॉलम वाली रो, मतलब ये वाली रो, इसको हम बोलेंगे, इस वाली एक्सिस को हम बोलेंगे एक्सिस इक्वल टू 0। फाइन। अच्छा, दूसरी वाली एक्सिस जो 1 के इक्वल है रेफर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रनिंग अक्रॉस द कॉलम। और ये वाली जो है ना, ये वाली एक्सिस, उसको हम बोलते हैं एक्सिस इक्वल टू 2। फाइन, सॉरी, एक्सिस इक्वल टू 1, एक्सिस इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ देखते हैं इसका मतलब क्या हो गया। इन डेप्थ एक्स एक्सिस विच इज मूव्स बिटवीन द मैट्रिक्स, ये वो एक्सिस है जो कि मैट्रिक्स के बीच में मूव करती है। दिस इज द रो एक्सिस विद इन द ईच मैट्रिक्स, दिस इज द कॉलम एक्सिस विद इन द ईच मैट्रिक्स। ओके, तो हम यहाँ आते हैं, जब भी हम इस तरीके के हम लाइक लिखेंगे लाइक एन पी डॉट सम। फाइन, तो उस केस में वो करेगा क्या, एक्सिस 0 को जब हमने इस तरीके से दे रखा है, तो ये वाली वैल्यूज के सब कुछ सारे कॉलम्स के में सम निकाल करके दे देगा। फाइन, अब इसको किस तरीके से देगा, इसको देखते हैं। अब देखो इसमें हुआ क्या, हमने इसमें कितनी एरे बनाई है, एरे का क्या है, कितनी एरे बनाई है, दोबारा से लिखता हूँ, मैट्रिक्स डॉट एंडन। और यहाँ जा करके मैंने सिंपली क्या कर दिया, इसको प्रिंट करवा दिया, प्रिंट, यहाँ जा करके एंडन। एंडन के बाद कितनी वैल्यू आई, 2। अब देखो, यहाँ आने के बाद मतलब कि मेरे पास कितनी वैल्यू है, 0,1 और 2। अब मैं जैसे ही इस वाले को लगाता हूँ, लाइक मैंने इसका नाम मैट्रिक्स दे रखा है, ये मेरे पास क्या हो गया वेरिएबल, ये मेरे पास क्या हो गया मैट्रिक्स का नाम, और ये मेरे पास क्या होगा उसका सम निकालने के लिए। एक्स 0 का मतलब क्या है, मुझे पहले कॉलम में से चाहिए, पहला कॉलम क्या है 1,3, है ना, ये तो मेरे पास पहला कॉलम आएगा। जैसे मैंने बोला 1,2 और 3,4, तो ये मेरे पास पहले कॉलम तो हो गया, कॉलम, और ये मेरे पास रो हो गई, है ना। तो उसका कितना सम दे देना चाहिए, 1,3, मतलब 1 + 3, जो कि मेरे पास हो जाएगा 4। और यहाँ करके देखता हूँ, जैसे ही मैं इसको क्या करवाता हूँ एक्सेस, देखो इसने मुझे कितना दे दिया 4, है ना। और ये मुझे जैसे ही मैंने इस वाले का मैंने लाइक एक्सेस 0 किया, मतलब सारे क्या हो गए मेरे पास, सारे कॉलम्स एक्सेस हो गए। और जैसे एक्स एक्स की बात करी थी, एक्स इक्वल टू 0 1 की, तो ये सारे रोज हो गए। अब ये मेरे पास जब मैं इसको दोनों को एक साथ ट्राई कर रहा हूँ, तो ये करेंगे क्या, मेरे को इन दोनों का सम दे देंगे, लाइक 1,3 4 हो गया, 2,4 मेरे पास, 2 + 4 मेरे पास कितना हो गया 6। तो उसने एज आउटपुट मेरे को क्या दे दिया, 4,6। मतलब ये मेरे पास क्या है, सारे इधर वाले कॉलम्स का सम, और ये वाले क्या है, सारे लेफ्ट वाले कॉलम का सम, राइट वाले का। तो ये वाले का सम कितना हो गया 4, और ये वाले का सम कितना हो गया 6। तो इस तरीके से इसने मुझे क्या दे दी, वैल्यू दी। अब मैं बात करता हूँ एक्सेस 1 की, तो एक्सेस 1 जब मैं लिखूंगा, तो वो मुझे सारी रोज की क्या दे देगा, सारे रोज के मेरे को सम दे देगा। अब इसमें रोज कितने हो गई मेरे पास, रो 1 और रो 2, तो उसके इसका सम कितना हो जाएगा मेरे पास 3, और इसका सम हो जाएगा 7। तो मेरे को दे देगा ये 3,7। और जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, यू विल सी इसने मुझे कितना दे दिया, 2,4। इट मींस लाइक मेरे पास कितने रो कितने हो गए थे, 1,2। इसने मुझे कितना रो दे दिया, लाइक 1,2 मतलब 3, और 3,4 मतलब कि 7। ओके, एक मिनट। जस्ट सेकंड, एक मिनट, ये कुछ मैं अब समझ में आया मुझे। ये हुआ क्या, कि जो मैंने ये वाला फंक्शन बनाया ना, दिस इज फॉर मैक्सिमम वैल्यूज। अच्छा, मैंने क्या कहा, मैंने लिख दिया रो सम्स। फाइन, इस तरीके की वैल्यू मैंने दी, और मैंने लिख दिया मैट्रिक्स डॉट सम। सम देने के बाद मैंने कर दिया एक्सेस, एक्सेस इक्वल टू 1। फाइन, ये देने के बाद मैंने कहा यहाँ पर प्रिंट, प्रिंट के बाद मैंने दे दिया रो, एंड रो के बाद मैंने दे दिया यहाँ पर एक्स सम्स। फाइन,
इस तरीके से सम्स दे दिया और जैसे ही मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा फाइल रो डॉट सम, अब ये मुझे वैल्यू देगा कितनी, 1 मिनट एक्सेस हो। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ इसने मुझे वैल्यू कितनी दी 3,7 जो कि मैं आपको यहाँ बता रहा था। अब ये जो वाला सम है ना इसने मुझे क्या दिया मैक्सिमम दिया है। तो डॉट मैक्स के नाम से भी मेरे पास क्या है एक फंक्शन है जिसको मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ अपने डिमिस्टिफाइंग एक्सेस के अकॉर्डिंग। मतलब मुझे अगर स्पेसिफिक एक्सेस में से कुछ भी लाइक मैक्सिमम निकालना है तो मैं इस तरीके से यूज करूंगा एंड यू विल सी मेरे पास 1,2 लाइक 1,2 और मैं बात करता हूँ 3,4 इन दोनों में से मैक्स चाहिए तो ये मैक्स हो गया और उधर से ये मैक्स हो गया तो वही मेरे पास ये वैल्यू आ गई थी। दिस इज फॉर मैक्स। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। अच्छा अब हम बात करते हैं 3D की, फिर हम अपने हमारे पास 4 चैप्टर रह जाएंगे, जल्दी से चल के हम इनको भी खत्म करेंगे। अच्छा अब हम बात करते हैं 3D एक्सिस। 3D एक्सिस इज द हेल्प ऑफ एनालॉजी इज टू थिंक ऑफ 3D एरे एज अ स्टैक ऑफ 2D मैट्रिक्सेस, जिसमें कि हमारे पास जो एक्सिस 0 होती है दिस इज द डेप्थ एक्सिस विच मूव्स बिटवीन द मैट्रिसेस। और फिर हम बात करते हैं एक्सिस 1 की और 2 की। इट मीन सिंपली मैं अगर इसको फिर से प्रिंट करता हूँ यहाँ पर आकर, लाइक हम यहाँ पर आते हैं कंट्रोल बस सी को प्रिंट करते हैं कहाँ पर, यहाँ पर है ना, ये हमारे पास फिर से आ चुकी है। और फिर हमने सिंपली क्या किया यहाँ पर दे दी एक तीसरी वैल्यू, तो यहाँ पर हमने दिया 4 अलग वैल्यूज को 4,5,6 और यहाँ पर हमने एक और ब्रेकेट बना दिया यू विल सी। अब हमारे पास क्या चला गया, अब हमारे पास की हमारी मैट्रिक्स कितने की बन चुकी है, ये हमारी मैट्रिक्स बन चुकी है हमारे पास किसकी मैट्रिक्स बन चुकी है, हमारे पास मैट्रिक्स बन चुकी है 3D एरे की, 3 डायमेंशनल एरे की। तो देखो इसमें डायमेंशंस तो यहाँ से बना दिए। अच्छा मैं क्या करता हूँ इसमें हम स्ट्रिंग डायनेमिक स्ट्रिंग का यूज करते हैं, इसका द डायमेंशंस ऑफ द 3D है, 3D 3D एरे राइट। और उसके अंदर हम बात करते हैं हमें क्या लिखना था मैट्रिक्स, मैट्रिक्स डॉट एंडिंग। और उसको मैं जैसे प्रिंट करवाता हूँ डायमेंशन ऑफ द 3D एरे कितनी है 3। ओके थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं यहाँ पर। ओके आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। फिर देखो कॉलम का सम कितना है 1,2,3। अब हमने इसमें से कॉलम का सम देखा तो सबसे पहले हमारे पास कितनी कॉलम का सम कितना आया था, कॉलम सम मैट्रिक्स की सम के अकॉर्डिंग फाइन दैट इज 1,2,3 और 4 5 6 और 6 7 9 जो कि था हमारे लिए किसका रो का सम। रो का सम भी हमारे पास आ चुका है और कॉलम का सम भी हमारे पास आ चुका है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से किस तरीके से हमने तीन वैल्यूज को लाइक एक साथ रख लिया। अब देखो हम जाते हैं हम इसको लिखते हैं थोड़ा सा उधर की साइड और यहाँ से हम इसमें लिखते हैं 1,2,3 4,5,6 और इस तरीके से हमारे पास एक वैल्यू इस तरीके से मैट्रिक्स बनी हुई थी। ओके अच्छा इसका सम कितना आया लाइक 1,2,3 4 5 6 है ना, 1,2,3 4 5 6 इसका सम आया 1,2,3 4,5,6 और इस तरीके से इसका सम ये हमारे पास आ रखा है जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा अगर हम इसकी बात करें फाइन हमारे पास कॉलम क्या है, यही तो है कॉलम, ये कॉलम है और ये हमारे पास क्या है इसकी रोज है, ये रो और ये कॉलम है ना, ये रो और कॉलम। बट एक्चुअल में ऐसा हमारे पास है नहीं क्योंकि हमने यहाँ पर केवल 2 एक्सिस देखी है, बट ये एक्चुअल में कितनी एक्सिस में है, ये इस तरीके के 3 एक्सिस में है। तो 3 एक्सिस के अकॉर्डिंग इसके 2 सम होने वाले हैं, मतलब कि 2 वैल्यूज में उसका सम आएगा। पहला इस पूरे का सम विद द रिस्पेक्ट टू दैट जेड एक्सिस और फिर इस वाले का सम विद द रिस्पेक्ट टू अदर जेड एक्सिस। तो इस तरीके से ये वाला जो सम है ये मेरे पास पहली जेड एक्सिस का है लाइक 1,2,3 मतलब ये वाला सम जो मेरे पास ये किसके साथ है इस वाली जेड एक्सिस के साथ, और ये वाला जो सम है मेरे पास वो मेरा इस जेड एक्सिस के साथ। अब ये जेड एक्सिस मेरे पास कितनी दे रखी है 1, इस वजह से इसका सम कितना हो गया एज इट इज जो वैल्यूज मेरी वहां पर पहले से रखी हुई थी, मतलब कि अब ये वैल्यू मेरे पास 2D में ना हो करके ये वैल्यू मेरे पास किस तरीके से होगी, ये मेरे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी 1,2,3,4,5,6 इस तरीके से ये मेरे पास वैल्यू रहेगी। मतलब ये मेरे पास हो गया कॉलम वन ये मेरे पास हो गया कॉलम 2 तो ये मेरे पास हो गई वो क्या हो गई मेरे पास रो 1 फाइन। अब देखो जैसे मैंने रो का सम उठाया 5,7,9 हो गया ना, रो का सम कितना हो गया 5,7,9। अब रो के सम के अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू मेरी इसके साथ ऐड होनी चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू इसके साथ तो ये हो गया 5। अब ये वाली वैल्यू मेरी इसके साथ 5 के साथ तो ये हो गया 7 और 3 की वैल्यू मेरे पास 6 के साथ तो ये हो गया 9।
इट मीन्स रो का सम मेरे पास तो यूं करके चल रहा है, बट कॉलम्स मेरे पास कितने हैं, केवल 2 हैं। इस तरीके से ये 3D के साथ x, y, z में डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। इस वजह से जो सम हमारा आना चाहिए था वो हमारे पास एज इट इज आया, क्योंकि इस कॉलम को मैं किसी के साथ ऐड करने वाला नहीं हूं, तो इसका कॉलम का सम एज इट इज आएगा और इस वाले कॉलम का सम एज इट इज आएगा, जो कि मेरा यहाँ पर आ रहा है। देखो, लाइक ये वाला मेरे पास एज इट इज आया और इसके बाद ये वाला मेरे पास एज इट इज आया, और ये मेरे पास वो कॉलम आया, इसकी वैल्यूज मैंने यहाँ पर ऐड कर रखी है, लाइक 5, 7, 9। तो दिस इज हाउ द 3D डायमेंशंस वर्क। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे चैप्टर के बारे में।